गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चा पार्टी? वेलकम टू द क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, माइक्रोब्स होगा। अभी वो टाइटल चेंज कराने मैंने मैसेज किया है अभी टीम को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द क्लास। एंडिंग द यूनिट नंबर 3 ऑफ क्लास 12th। मैम ये नोट्स कल भेजे तो लिख लेते और रिवाइज कर लेते। अरे इसलिए तो नहीं भेजा ना, आज लिखना और आज रिवाइज करना। आज खोल के बैठे रहो नोट्स को अपने सामने। फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता, तुम्हें लगता कि सब तो पढ़ लिया मैंने, क्या करनी इस क्लास को। वैसे भी इस चैप्टर के लिए ज्यादा एक्साइटेड बच्चे होते नहीं है, तुम्हें भी पता है फॉर्मेलिटी वाला चैप्टर है। ये वाले चैप्टर तो बच्चे मजे मजे में पढ़ लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट टाइम से पहले भेज दू, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपको इकोलॉजी के नोट्स में पहले से ही सेंड कर देती हूँ। इकोलॉजी के ऐसे पढ़ेंगे हम। हाँ, चलो भाई स्टार्ट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रोब्स इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में आते ही हैं। सिंपल सा, सरल सा, प्यारा सा, क्यूटी पाई चैप्टर है। 4 8 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। यस, मैं तो कहूंगी अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं नोट्स फोटो स्टैट करा लू, प्रिंट आउट करा लू, तो वो भी करा सकते हो। दिस इज योर विश, ठीक है। बाकी इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर शुरू कर रहे हैं कि माइक्रोब्स होते क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये माइक्रोब्स होते क्या है जल्दी से बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। माइक्रोब्स हर जगह है। क्या है? माइक्रोब्स हर जगह है। बेटा मैंने इस क्लास के लिंक पे भी नोट्स अपलोड कर दिए हैं, मैंने टीजी पे भी नोट्स भेज दिए हैं। क्लास के बाद भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, हर जगह पे हैं। अभी आप पढ़ लीजिए इस चैप्टर को, ठीक है। एग्जैक्टली हमें इसे 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है चैप्टर को आज। तो काफी अलर्ट रहे, चैट बॉक्स में खूब एक्टिव रहे, जैसे कि हम चीजें याद करना सीखे, ठीक है बच्चों। चले, तो क्या होते हैं माइक्रोब्स? माइक्रोब्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते विद योर नेकेड आईज, ठीक है बच्चों। ओमनी प्रेजेंट होते हैं हर जगह पे, चाहे आप मुंह के अंदर देख लीजिए, हवा के अंदर देख लीजिए, अपने फोन के ऊपर देख लीजिए, बॉटल में, पानी में, हर जगह माइक्रोब्स मिलते हैं। सॉइल, फूड, वाटर इनसाइड द बॉडी, एवरीवेयर। तुम हर जगह नहीं हो सकते, तुम्हारी सोच हर जगह नहीं हो सकती, बट माइक्रोब्स हर जगह होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? ऐसे क्या फंक्शंस है जो आप जानते हैं माइक्रोब्स के, जो अभी तक हम बायो में पढ़ चुके हैं और जो आपको लगता है बहुत जरूरी भी है? कौन कौन से फंक्शंस है वो? यस बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शंस माइक्रोब्स के जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट करता है? माइक्रोब्स लाइक एनाबेना, एजेटोबैक्टर। याद आया? ठीक है। दही जमा लो, दही बनाने में दे कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। वेरी गुड बच्चों, कीप आंसरिंग, नो स्टॉप, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोब्स खाने को सड़ाने में भी काम आते हैं, जैसे फंगस, जैसे बहुत सारे बैक्टीरियाज जो सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं, जो चीजों को सड़ाने का काम करते हैं, गलाने का काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? बीजीए, ऑक्सीजन देता है, फ्री ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। बायोगैस बनाने में काम आते हैं, बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें हमारे माइक्रोब्स की है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, प्रियॉन्स, विरोइड्स, ये 5 तरह की चीजें आती है माइक्रोब्स में। तो अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, तो सबसे पहला बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, प्रियॉन्स, विरोइड्स, ठीक है। इनमें सबसे छोटा कौन रहेगा? आपका विरोइड्स, ठीक है। प्रियॉन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, वायरसेस कैप्सुलेटेड होते हैं, जिनमें सिर्फ आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोट, उन्हें हम विरोइड्स कहते हैं। ये सारी चीजें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में की थी, बट वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। चलो कम ऑन गाइस, ये पूरा रिवीजन है बायो का जो मैम ने पढ़ाया क्लास 11th में, ठीक है। सो बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एक यू बैक्टीरिया होता है और एक
आर्की बैक्टीरिया होता है। जो हमारा यू बैक्टीरिया होता है वो ट्रू बैक्टीरिया होता है, और आर्की बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? हमारे एक्सट्रीम कंडीशंस में। कहाँ रहते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन में। ज्यादा सॉल्ट में रहते हैं तो हेलोफाइल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ज्यादा गर्म, ओहो मैं नीट एस्पिरेंट की बात नहीं कर रही ज्यादा एसिड, ज्यादा हाई टेम्परेचर में रहते हैं तो उन्हें थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो गट में रहते हैं, जो पुप्पू पुप्पू बनाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? मिथेनोजेंस। ये कहाँ मिलते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट्स में। कहाँ मिलते हैं? गट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स 4 पैर वाले, 4 पेट वाले, 4 पैरों की मदद से, जैसे गाय, भैंसे, बकरी, चक्री, ये सब। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा? हमारे रूमिनेंट्स। तो इसमें अगर मैं साइज देखूं, फंगस का साइज सबसे बड़ा इसमें, फिर बैक्टीरिया, फिर वायरस है, फिर प्रियन है, फिर विरोइड्स है। फिर आते हैं सबसे पहली कैटेगरी इस चैप्टर की। चक्री क्या है? बकरी चक्री। बकरी का नाम है चक्री। यस, उसकी सगी सहेली, बेस्ट सहेली चौकरी। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले कैटेगरी है इस चैप्टर की हमारी माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। क्या है? माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। अब कहां कहां यूज होते हैं डेली लाइफ में हमारे माइक्रोब्स? मैम इसका 3D है बेटा, रिया भारती दीदी। दही जमाने के लिए आपको 3D की जरूरत नहीं है, आपको अपनी मम्मी की जरूरत है। दही जमाना मम्मी ने अभी तक नहीं सिखाया? 12वीं पास हो गई हो, ताने नहीं पड़ते? मेरी मम्मी तो मुझे सेक देती थी इस बात पे। हाँ, बुलत सी हो गई है, आती नहीं है तेरे को दही जमानी? और नहीं बच्चों, चलो इसकी मम्मी अच्छी है बेटा, मेरी मम्मी तो बहुत डांटती थी। चलो, तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे? माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। कैसे कैसे हम इन्हीं माइक्रोब्स को यूज करते हैं डेली की जिंदगी में, जिससे खाना स्वादिष्ट बनता है। जैसे फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड में जैसे आपका डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी। ठीक है, इसके अलावा फर्मेंटेड फूड में खमीरी रोटी। आपने खाई है खमीरी रोटी गाइस? वो काफी फूली फूली मोटी होती है। अब अंग्रेज की जो फेवरेट ब्रेड है, आपने सुनी होगी सार्डो ब्रेड, सुनिए सार्डो ब्रेड, दैट इज ऑल्सो फर्मेंटेड ब्रेड। उसमें फर्मेंटेशन की जाती है, फिर उसे बेक किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड सार्डो ब्रेड। ठीक है, तो नहीं सुना कोई नहीं, मेरे से सुन लो। भटूरे, खमीर उठा के भटूरे, ओह कैसे भूल सकते हैं भटूरों को? उसके बिना तो जिंदगी ही नहीं है। यस, तो ये सब फर्मेंटेशन। पिज्जा, यस, पिज्जा का बेस भी फर्मेंटेशन से ही बनता है, यीस्ट डाल के बनाती हूं मैं। ठीक है, पाव, फर्मेंटेड फूड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, घर के खाने में सब हो रहे हैं आगे। वेरी गुड। तो आ जाओ बच्चों, तो यूज ऑफ माइक्रोब्स इन आवर डेली लाइफ, ये हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा कर्ड। कर्ड यानी कि हमारा दही जमा लो। अब दही जमाने के लिए हमें एक जामुन चाहिए होता है, तो इसका प्रोसेस क्या है? पहले मैं प्रोसेस समझाती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है? दूध को 40 डिग्री पे मेंटेन करना है। ठीक है, तो मेरी मम्मी ऐसे कहती थी, अगर आपको अच्छी दही जमानी है तो दूध को गर्म होने के बाद फेंट लेना चाहिए। अच्छे से दूध गर्म करो, उसके बाद उसे अच्छे से फेंट लो, तो आपकी दही हल्की और गुदगुदी बनती है, ऐसा हमारी मम्मी कहती थी। तो उसको फेंट लेते थे। ठीक है, फेंटने के बाद जब उसका टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास होता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर से हल्का सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ज्यादा, तो उसके अंदर जामुन डालते हैं। ये जामुन क्या है? ये दही है, ये पुरानी दही है जिसके अंदर बैक्टीरिया है। इस जामुन को हमने इस गर्म दूध में डाला और 5 से 6 घंटे रखते हैं, तो हम देखते हैं कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाता है, यानी कि जो दूध है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं दही। इस दही में ज्यादा प्रोटीन होता है, इस दही में ज्यादा विटामिन B12 होता है। ठीक है, अगर दही रात के टाइम खाते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। दिन के टाइम सबसे अच्छा समय होता है दही और लस्सी खाने पीने के लिए। रात के समय आपको कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, एसिडिटी होती है। अब आप कहेंगे मैम एसिडिटी क्यों होती है? तो उसका रीजन बोर्ड पे है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड है, जब दही पुरानी होती है तो खट्टी नहीं होती बच्चों,
आपने देखा है? देखो बेटा, दही के स्टेजेस होते हैं। ताजी दही खाएंगे, एक दिन बासी दही की लस्सी, 2 दिन बासी दही की कड़ी, 3 दिन बासी दही की इडली या कुछ और चीज जिसके अंदर दही यूज हो सकती है, जितना खट्टा उतना बेटर। 4 दिन पुरानी दही के बालों में, बालों की रौनक ले। 5 दिन पुरानी दही हाथ बेसन मिक्स करके एंटी टैनिंग स्क्रब की तरह यूज करो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर दिन जो दही है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस और लैब जो बैक्टीरिया है उसका अमाउंट बढ़ रहा है, जिससे वो खट्टी हो रही है। जितनी ज्यादा खट्टी होगी मेरे प्यारे बच्चों, उतना ज्यादा क्या होगा? बैक्टीरिया उसके अंदर, ठीक है, और उतना ज्यादा वो एसिडिक होगी। समझ आया नहीं आया पूरे दही के बारे में? और लड़कों, अकेले जाके रहोगे ड्यूटी में तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है? यस, समझे कि नहीं समझे? दही जमाना आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया? कौन सा बैक्टीरिया होता है बता दो एक बार? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया लैब कहते हैं इसे कलेक्टिवली। मैम कर्ड को रात में क्यों नहीं खाते, अभी तो बताया। अब आते हैं नेक्स्ट। लैब प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क हो रहा है, पार्शली डाइजेस्टेड मिल्क होता है। अब मैंने एक चीज बोली थी बेटा, प्रोटीन ज्यादा होता है दही में एज कंपेयर टू मिल्क। क्या आपने ये बात पकड़ी थी जब मैम ने बोला था? तो अगर आप दही खा रहे हैं तो प्रोटीन ज्यादा है, लस्सी पी रहे हैं तो प्रोटीन ज्यादा है। क्यों? अब सवाल उठता है मैम ऐसा क्यों? क्योंकि ये पार्शली डाइजेस्टेड मिल्क होता है। अब आप कहेंगे मैम ये पार्शली डाइजेस्टेड मिल्क क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर बैक्टीरिया ने काम किया, बैक्टीरिया ने उससे यूज किया मिल्क को और उसे कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट क्या था आपका? दही। उसने दूध यूज किया, खाया, फिर एक चीज निकाली, वो निकाली हुई चीज क्या? आपकी कर्ड। ठीक है बच्चों? तो कर्ड विल ऑलवेज हैव मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज कंपेयर टू मिल्क। ये वे प्रोटीन, ये जो इसके अंदर होता है ना केसिन, यही आपका वे प्रोटीन होता है जो आप बाहर से मंगा के खाते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये बन गई आपकी कर्ड। अब यहाँ पे एक पीवाईक्यू लिख रखा है मैंने, B12 ज्यादा होता है दही के अंदर एज कंपेयर टू मिल्क। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट का है जो मैंने रेड कलर से लिखा है। ठीक है? अब सवाल उठता है कि मैम क्यों विटामिन B12 ज्यादा है? क्योंकि दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। जब बैक्टीरिया केसिन बना रहा होता है तो उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है जिसे हम विटामिन B12 कहते हैं। अगर आप B12 नहीं खा रहे हैं, देखो बेटा मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, अभी पता नहीं लास्ट ईयर की बात होगी, मेरे बॉडी में B12 इस साल की होगी, पता नहीं कब मैंने टेस्ट कराया था, अब तो मुझे याद भी नहीं है। मेरी बॉडी में B12 250 होना चाहिए, मेरा निकला था सिर्फ 40। एंड दैट वाज द प्राइम रीजन कि मेरे नर्व्स में दर्द होना शुरू हो गया था। मतलब कि ये मैं उठाती थी ना तो ये सारा दर्द करता था। मुझे लगा मेरी हड्डियां खराब हो रही हैं, मुझे लगा कि मेरी मसल्स खराब हो रही हैं। बट जब मैंने टेस्ट कराया तो पता लगा ये विटामिन B12 की एक्सट्रीम डेफिशिएंसी थी, मुझे एक्सट्रीम डेफिशिएंसी। फिर मैंने पहले हर हफ्ते जाके 3-4 इंजेक्शन लगवाए एक लेवल बढ़ाने के लिए। अब मैं इसके सप्लीमेंट्स भी खाती हूँ। तो बेटा कई बार ऐसा होता है जब आपके नसों में दर्द हो रहा, स्पेशली आपके सर की नसों में, ये वाला, तो आप समझ सकते हैं कि B12 की आपकी कमी है। सिम्टम मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने ये फील किया था। ठीक है? तो विटामिन B12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होता है शरीर में या कम होता है तो उसके कारण हो जाता है पर्निशियस अनीमिया। तो आई वाज सफरिंग फ्रॉम पर्निशियस अनीमिया। तो मेरे आरबीसी बन तो रहे थे बट उनका मैच्योरेशन नहीं हो पा रहा था ढंग से। तो क्यों चाहिए विटामिन B12? प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के लिए। तो मेरा ये वाला स्टेप बॉडी में नहीं हो पा रहा था, इसलिए लेना जरूरी है। ठीक है बच्चों? तो कर्ड के अंदर ज्यादा प्रोटीन है, ज्यादा कैल्शियम है, ज्यादा विटामिन B12 है एज कंपेयर टू मिल्क। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कर्ड को आप रात में नहीं खा सकते। ठीक है? ये चीज आप नहीं खा सकते रात में, याद रखना। नेवर ईट कर्ड ड्यूरिंग नाइट टाइम। पूरा गट बैक्टीरिया काम करता है उस टाइम पे। इतना ज्यादा गट बैक्टीरिया होगा आपको गंदी गंदी पुप्पू आनी शुरू हो जाएगी। डोंट डू दैट। जितना खाना है
सिर्फ शाम के 4 बजे तक खाना है, उसके बाद आपने कर्ड नहीं लेना है। क्या ये हमको पूरा समझ में आया? कड़ी भी आपको रात में नहीं लेनी होती है, गंदी गंदी पुप्पू, ठीक है, गट खराब होना शुरू हो जाता है। सो ज्यादातर कड़ी आपने दिन के टाइम खानी चाहिए, रात के टाइम नहीं। ये समझ में आ गया पूरा? तो पहला कर्ड कैसे बनाते हैं, कौन बनाता है, क्यों कर्ड ज्यादा बेटर है, ये 3 सवाल बनते हैं इस टॉपिक से। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज। सबको चीज पसंद है, मैंने देखा है कि जब व्लॉग्स आते हैं तो सूरत के जो व्लॉगर्स होते हैं ईट स्ट्रीट वाले, वो चीज का क्यूब लेते हैं और सैंडविच के ऊपर चीज चाहिए, ये ले, पहाड़ ले तू चीज का, अरे ले ना, ठीक है। तो आजकल वी आर ऑब्सेस्ड विद चीज, आई थिंक वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड चीज़चेलिया, ठीक है। सो चीज क्या है? चीज भी बेटा क्या है, दूध से ही बनती है। आपको समझना होगा कि ये दूध से ही बन रही है और कोई चीज नहीं जिससे बन रही है। तो यहाँ पे चीज इज पार्शली डाइजेस्टेड मिल्क कॉन्सेंट्रेट दैट इज फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं दूध को फाड़ने के लिए। वापस से मैम के साथ बोलेंगे, क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे अलग अलग माइक्रोब्स ले रहे हैं दूध को फाड़ने के लिए। हर माइक्रोब अलग एसिड प्रोड्यूस करता है, अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हर चीज का टेक्सचर और टेस्ट अलग होता है। समझे कि नहीं समझे? तो अगर मुझे ब्लू चीज बनानी है तो आई विल नॉट यूज द सेम माइक्रोब दैट आई एम यूजिंग फॉर मोज़रेला चीज। If I'm making a cheddar cheese, I will not use the same microbe that I'm using from blue cheese. So every microbe will give you different flavor, different smell, ठीक है, different taste. That's why we have huge variety of cheese. Basic concept समझ में आया? तो यहाँ पे माइक्रोब की मदद से हम दूध को पार्शली डाइजेस्ट कराते हैं, जिसके कारण ऊपर सारा का सारा फैट प्रोटीन अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो ऊपर जो भारी वाला हिस्सा है वो अलग, नीचे हल्का वाला हिस्सा अलग। फिर इसको हम छान लेते हैं और फिर चीज बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे स्विस चीज बनानी है, तो यहां मैं यूज करूंगी प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी, अगेन PYQ। क्या यूज करूंगी मैं स्विस चीज के लिए? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी, ठीक है। इस वाली चीज की सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसके अंदर लार्ज होल्स होते हैं, जो टॉम एंड जेरी वाली होती है। हाँ अरे अंशी बिल्कुल सही, टॉम एंड जेरी वाली लार्ज होल्स होते हैं। ऐसी एक और चीज है बेटा, रॉकफोर्ट चीज। इसमें हम एक फंगस यूज कर रहे हैं, उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक है। तो जैसे आपने देखा अलग अलग चीज, अलग अलग क्या है माइक्रोब, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग अपीयरेंस, अलग अलग स्मेल, ठीक है बच्चों। चीज बहुत महंगी भी आती है बच्चों, बहुत सस्ती भी आती हैं। सस्ती तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, वही ब्लॉक वाली, ऐसे हाथ में इतना स्मूथ चल रहा होता है कद्दूकस के ऊपर, ऐसे हम ऐसे ऐसे चलाते हैं, ये ऐसे समझ ही नहीं आता, ठीक है। अब आते हैं कुछ पीने की भी बात करते हैं, खाने की तब से बात किए जा रहे हैं। टॉडी इज अ वेरी पॉपुलर फर्मेंटेड ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। मैम मोज़रेला चीज कैसे बेटा? प्रिंस रॉय, आई एम टीचिंग अ चैप्टर, आई एम नॉट योर शेफ, ठीक है। दैट आई डोंट नो बेटा, आई कैन ओनली क्लियर योर कॉन्सेप्ट, आई कैन नॉट टेल यू द प्रोसेस। आइए बच्चों अब कुछ ड्रिंक्स की बातें करते हैं मिलके। तो ये एक बहुत ही साउथ इंडिया की पॉपुलर, ठीक है, क्या है, 2 घुट पीने दे लाल परी। सो ड्रिंक इज मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप। अब पाम सैप से गुड़ भी बनता है, पता है ना आपको? यस, क्या बनता है? गुड़ भी बनता है। मूवी देखी वो सौदागर, बहुत पुरानी मूवी है अमिताभ बच्चन की और नरगिस की, जिसमें गाना आता है सजना है मुझे
सजना के लिए। अब वो सजरी होती है, गुड़ उससे जल जाता है, तो आके सजना खूब मारता है लाठी से, ठीक है, वो वाली मूवी देखो, बहुत पुरानी 1970 की मूवी है, उसी में ये गाना है। तो ये जो है टॉडी, जब उस पाम सैप को फर्मेंट कर देते हैं तब उसमें अल्कोहल बढ़ जाता है, और वो अल्कोहल जब बढ़ता है तो वो बन जाती है टॉडी। ये डेली पीते हैं लोग, ठीक है, यस, डेली, दे ड्रिंक डेली, ऐसे ही मजे के लिए। अब आते हैं ब्रेड पे, बेकर्स यीस्ट। अब यहाँ पे क्या है, ब्रेड आपने देखा होगा बेटा, डेली हमारे घरों में ब्रेड आते हैं। हम उस जमाने के हैं जब हम ब्रेड का पैकेट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो हम 2-2 3-3 पीस लाते थे। जैसे मान लो बुआ घर में आई है और हम बहुत छोटे हैं, तो बुआ को आगे ब्रेड खानी है, तो पापा कहते थे ये ले चवन्नी, जाके 2 पीस ब्रेड ले आ। यस, तो हम उस जमाने से बिलोंग करते हैं, तुम तो अमीर जमाने के हो। तो हमारे यहाँ पे पूरी ब्रेड नहीं मिलती थी, पीस वाइज मिलती थी, ठीक है। तो ये ब्रेड है, ब्रेड बनती कैसे है, तो इसके लिए हम एक यीस्ट यूज करते हैं विच इज अ ड्राई यीस्ट। ये मैं घर में बनाती हूँ ब्रेड्स, अपन लोग बाहर से ब्रेड्स नहीं मंगाते हैं। मैं हर हफ्ते संडे को 4 लोफ बना के रख देती हूँ, ठीक है। मैं बाहर की ब्रेड्स बिल्कुल यूज नहीं करती, अपना ऑयल और हम खुद बनाते हैं। तो इसके लिए एक ड्राई यीस्ट होती है, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन से, कहीं से भी, पूरा एक पैकेट आता है इसका, ठीक है, बहुत सस्ती सी आती है, 40-50 रुपए का एक पैकेट आता है। फिर सबसे पहले क्या होता है, यू हैव टू एक्टिवेट द यीस्ट। अब यीस्ट एक्टिवेशन क्या होता है, अभी ये क्या है, दिस यीस्ट इज अ ड्राई यीस्ट विच इज नॉट डिवाइडिंग। और आपको पता है फंगस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर, ठीक है, और थोड़ा सा खाना। तो जब भी आप यीस्ट को एक्टिव करते हैं तो आप थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं और 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं, और फिर वो इतनी जल्दी डिवाइड करती है, इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है कि यीस्ट फूल के इतनी हो जाती है, इतनी, मैं आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। तो काफी ज्यादा यीस्ट फूल जाती है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ यीस्ट। तो यहाँ पे जो यीस्ट हम यूज करते हैं बेकरी के प्रोडक्ट्स के लिए, उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। तो यहाँ पे एक फ्लावर लेते हैं, जैसे कि मैं मल्टीग्रेन ब्रेड्स बनाती हूँ घर के लिए, ध्वनि को मल्टीग्रेन पसंद नहीं है, वो अपनी रागी वाली खाती है, उसको रागी ज्यादा पसंद है। तो हम यहाँ पे फ्लेवर्ड ब्रेड्स भी बनाते हैं, फोकेशिया हो गई, ठीक है, सार्डो हो गई, ये सब हम घर पे बना लेते हैं। तो ये फ्लावर है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैं घर में ही आटा भी पीसती हूँ, मेरे पास छोटी सी चक्की है, एक मशीन रखी हुई है, हम लेकर आते हैं गेहूं, फिर उसे धो के सुखाते हैं, फिर उसे पीसते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट वी डू एट होम। तो हम हर तरह का आटा ले लेते हैं, जैसे कई बार ओट्स ब्रेड बना लेते हैं, ब्रांड ब्रेड बना लेते हैं, जैसे जिसका मन होता है उस हफ्ते। तो ये फ्लावर ले लो, उसके अंदर यीस्ट मिक्स कर दो, फिर उसको आपको छोड़ना होता है 2 से 3 घंटे के लिए, अभी सर्दी है तो कम से कम 4 से 5 घंटे, फिर उसको उसके कंटेनर में रख के फिर आपको 8 घंटे छोड़ना होता है। सो इट्स अ 1 डे प्रोसेस कंप्लीट। फिर उसके बाद उसे बेक कर दो और पूरे हफ्ते आप आराम से खा सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह ना, घर की ब्रेड खराब नहीं होती, बाहर की ब्रेड खराब बहुत जल्दी होती है। मैं देखती हूँ कि कई बार टेक्सचर बड़ा अजीब सा होता है, उसका स्मेल आ रही होती है। घर की ब्रेड में ऐसा नहीं होता है, घर का ऑयल सब कुछ बहुत ही बढ़िया से होता है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब वो फूलती कैसे है, क्योंकि ये जो यीस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उतना आपका ब्रेड फ्लफी बनेगा। अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है, दैट मींस आपने यीस्ट का एक्टिवेशन अच्छे से नहीं किया है, इसलिए आपका डो फूला नहीं है। तो यीस्ट का एक्टिवेशन कम से कम, अगर आपने 4 चम्मच यीस्ट डाली है तो इतने बड़ा भिगोना एक्टिवेट होना चाहिए, भर जाता है पूरा का पूरा, वो पूरा फूल जाता है। दैट इज द बेस्ट एक्टिवेटेड यीस्ट। तो यहाँ पे ज्यादातर CO2 निकलता है, बट अगर उसी यीस्ट को आप छोड़ देते हैं उसी स्टेज पे, तो धीरे धीरे वो इथेनॉल बनाना शुरू कर देती है और आपकी खमीर खट्टी हो जाती है। जैसे कि कई बार डोसा बैटर मम्मी बनाती है, तो आपने देखा होगा 2-3 दिन बाद उसे खाओ तो बहुत खट्टा सा टेस्ट आता है, गंदा सा टेस्ट, ऐसा लगता है क्यों है, यस हाँ, क्यों है ये गंदा सा खट्टा सा टेस्ट, है ना। उत्पम का भी होता है, अगर वो 2 दिन बाद खाओ तो एक अजीब सा खट्टा सा टेस्ट आता है, एक स्मेल भी आती है खट्टेपन की, वो इथेनॉल के कारण है। सो जब आप अपने बैटर को बहुत लंबा छोड़ देते हैं तो उसमें इथेनॉल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो वो फूल भी जाएगा और इथेनॉल भी बन जाएगा, खट्टा भी हो जाएगा और पूरा का पूरा फटा फटा हो जाएगा, वो बर्बाद हो चुका है उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे बेकर्स यीस्ट कौन सी, एवरीबॉडी,
हाँ, बेकर्स यीस्ट कौन सी है? बेकर्स यीस्ट है आपकी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। ऐसे ही हम अलग अलग माइक्रोब्स यूज करके डोसा एंड इडली का बैटर भी बनाते हैं। खैर इडली और डोसा हमारे मैं तो कोई माइक्रोब नहीं डालती, अपना आराम से उसे छोड़ दो। 2 दिन का प्रोसेस है, एक दिन पूरी खमीर उठाती हूँ और एक दिन उसको पीस के रखती हूँ। बढ़िया डोसा बनता है, बिल्कुल बढ़िया करारा करारा शानदार डोसा। यस, ठीक है। तो इस तरीके से बनते हैं। कैसे लगी घर की क्लास, पहले ये बताओ। मैंने कहा था इसमें तो डोसा बनाना सिखाना है मुझे, क्या कराऊंगी इस चैप्टर में मैं। समझ में आया? अगर आपको मेरे साथ ब्रेड बनाना सीखना है तो आई कैन मेक ब्लॉग्स फॉर यू, हर हफ्ते का काम है मेरा तो ये। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब घर की बात तो हो गई, बट कुछ माइक्रोब्स की जरूरत हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे भी है। सिर्फ घर घर तक नहीं रह सकते हम लिमिटेड बच्चों, अब हमें बड़े लेवल पे बात करनी है। जैसे ब्रेड्स, अब ब्रिटानिया वाले ब्रेड्स बना रहे हैं, हार्वेस्ट वाले बना रहे हैं, इंग्लिश ओवन वाले बना रहे हैं, तो वो 4-5 बनाते नहीं हमारी तरह, वो एक दिन में बनाते होंगे 4000 ब्रेड, 40,000 ब्रेड। तो यहां पे हर चीज क्या चाहिए? इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। हर चीज क्या चाहिए? बड़े लेवल पे, ठीक है। चलो, तो यहां पे अब हम एक कुकर की बात नहीं करेंगे, यहां हम बात करेंगे फर्मेंटर्स की। बड़े बड़े वेसल्स लाइक यू सी इन द बेकरीज, बड़े बड़े आपने एसएस के स्टेनलेस स्टील के वेसल्स देखे होंगे, ठीक है। यस, बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के वेसल्स देखे होंगे आपने, इतने बड़े बड़े, ठीक है। और भी बड़े बड़े होते हैं, ये तो मैं इतना सा नॉर्मल एक बेकरी का बता रही हूँ, अपन के पास भी है, छोटा वाला है आटा गूंदने वाला, ठीक है। फर्मेंटर्स कहते हैं। ये स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए, आयरन के नहीं होने चाहिए और किसी भी मेटल के नहीं होने चाहिए। द बेस्ट इज स्टेनलेस स्टील। व्हाई? जंग नहीं लगता, पानी का कितना भी इस्तेमाल कर लो, और इनसे कोई इंफेक्शन नहीं होता। आयरन खराब हो जाता है, रस छोड़ देता है, काला कर देता है सब्जी को, ठीक है। अब यहां पे जो प्राइम फोकस है वो है दारू पे और एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे, क्योंकि बेवरेजेस होंगे तो माहौल बना रहेगा, फिर उसके बाद बीमार पड़ जाते तो एंटीबायोटिक्स भी चाहिए, ठीक है बच्चों। सो यहां पे प्राइम फोकस किस पे रहेगा? बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स पे। आ जाओ, पहले स्टार्ट करते हैं बेवरेजेस। बेवरेजेस यानी कि दारू, गम भुलाने का उपाय, ठीक है, मदहोश होने का उपाय, ठीक है, जिंदगी जीने का उपाय। आ जाते हैं बेवरेजेस पे। तो यहां पे भी हमें एक यीस्ट चाहिए। अब देखो बेटा, यहां पे मैं आपको बता दूं, जो मोलासेस होता है जिसको यूज करके हम अपना ड्रिंक बनाने वाले, उसे मोलासेस कहते हैं। मोलासेस क्या है, पहले तो ये वर्ड समझाती हूँ। आलू है, ठीक है, उबले आलू को मैंने पीस दिया पानी के अंदर, एक स्लरी बनेगी, दैट इज कॉल्ड मोलासेस। उसके ऊपर जब मैं सैक्रोमाइसिस यीस्ट डालूंगी तो वो मोलासेस को यूज करके इथेनॉल बनाएगी, और उस इथेनॉल का फ्लेवर आलू से इंस्पायर्ड है, तो वो बन जाएगी आपकी क्या? एक तरह की दारू, एक तरह का वोडका। वोडका आलू से बनता है, इसलिए उसमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसे मोलासेस कहते हैं। तो अलग अलग मोलासेस विल गिव यू अलग अलग टाइप ऑफ दारू, ठीक है। अब यहाँ पे तो इट्स अ वेजिटेरियन डिश, हाँ, सो नो नॉन वेजिटेरियन विल से एनीथिंग। Here I'm teaching you vegetarian food. Okay? Yes. तो ब्रूअर्स यीस्ट हमने यूज की, यही बेकर्स यीस्ट भी होती है, यही ब्रूअर्स यीस्ट भी होती है। यानी चखना और दारू बनाने के लिए एक ही यीस्ट का इस्तेमाल होता है, उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अब यहां पे मान लीजिए कि मेरे को एल्कोहल कंटेंट 6 से 8% रखना है, 12% रखना है, इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि 13% पे क्या हो जाती है? यीस्ट पॉइजनिंग। पढ़ाया था मैंने फंगस में, यीस्ट पॉइजनिंग हो जाती है, फर्मेंटेशन में भी पढ़ाया था। अगर 13% से ज्यादा इथेनॉल बना दिया फंगस ने तो वो अपने आप को ही सैनिटाइज कर जाएगा, अपने आप को ही मार देगा। तो इसलिए 12% तक अगर आपको एल्कोहल मेंटेन करना है तो एक देसी प्रोसेस यूज होगी, नॉन डिस्टिलेशन, जिसमें लो एल्कोहल कंटेंट रहेगा, जैसे बियर एंड वाइन। बियर में 4 से 8% हो सकता है, अगर आप किंगफिशर अल्ट्रा ले रहे हैं तो उसमें 8% रहेगा, कोरोना ले रहे हैं तो 8% रहेगा, ठीक है। वो ब्रीजर फ्रीजर ले रहे हैं, वो नाम की बियर, उसमें 4% रहेगा,
ठीक है। वाइन में आपका 12% रहेगा, ठीक है। वाइन भी अलग अलग तरह की है, सूला वाइन एंड ऑल, महंगी महंगी भी बहुत आती है, फ्रेंच वाइन्स वगैरह। अब यहाँ पे आते हैं WBR, ये डिस्टिलेशन। अब जनता कहती है नहीं हमें और कड़क माल चाहिए, कड़क, हम पानी मिक्स करके पी लेंगे, इसे नीट नहीं पिया जाता वरना आपका पूरा गला जल जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें विस्की हो गई, ब्रांडी हो गई, रम हो गई। ब्रांडी एंड रम तो भाई देखो एज ए इलाज भी यूज किया जाता है क्योंकि इट जनरेट्स हीट इन द बॉडी, ठीक है, यस, हीट जनरेट करता है। विस्की, विस्की सबसे पॉपुलर है, सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट। अब इसका मतलब क्या है सिंगल मॉल्ट एंड डबल मॉल्ट? देखो सिंगल क्या है कि एक बार मॉल्टिंग प्रोसेस हुई है, एक बार मीठा किया गया है उसे, वो हल्की सी बिटर साइड पे होगी। डबल मॉल्ट, उसे डबल मॉल्टिंग की गई है, वो थोड़ी स्वीटर साइड पे है, वो बिटर कम है, वो कड़वाहट कम है, वो उतर जाएगी बिल्कुल ऐसे प्यार से, ठीक है। उसमें ऐसा हिचक नहीं आएगी पीने में, समझ रहे हो ना, हिचक नहीं आएगी, वो उतर जाएगी बस। तो डबल मॉल्ट कम्स वेरी एक्सपेंसिव, सिंगल मॉल्ट आर लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये मॉल्टिंग भी डिसाइड करता है, तो ये है। तो डिस्टिलेशन से यू कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, नॉन डिस्टिलेशन इनमें लो एल्कोहल कंटेंट रहता है, ठीक है, यस मैम, बट यू नेवर ड्रिंक, हाउ यू नो दैट? ऐसा तो नहीं है ना बेटा मैं जाती हूँ और आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ। हु सेड कि पीने वालों को ही नॉलेज है? कहा जाती हो मैम? जहां भी तू नहीं जा सकता, ठीक है। चलो अब आते हैं एंटीबायोटिक्स पे। जैसे कि आपने देखा बेवरेजेस हम कैसे बना रहे हैं, बड़े बड़े फर्मेंटर्स ले रखे हमने, ठीक है। बैरल्स कहते हैं बेवरेजेस की फॉर्म में, वुडन बैरल्स भी काफी पॉपुलर है, जरूरी नहीं सिर्फ स्टेनलेस स्टील के हैं। वाइन्स को अक्सर वुडन बैरल्स में एज किया जाता है, बड़े बड़े, ठीक है। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के यूज में जो फर्मेंटर्स हम यूज कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील के यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें माइक्रोबियल फ्री एनवायरमेंट रखना है, ठीक है, माइक्रोबियल फ्री एनवायरमेंट। अगर उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी तो पूरा का पूरा कंटेमिनेटेड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स? एंटी का मतलब है अगेंस्ट, बायोटिक्स का मतलब है लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। क्या है बाबू? अगेंस्ट लाइफ। So chemicals which retards the growth of disease causing pathogen is called as antibiotics. जैसे कि मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी बताई थी, याद है ब्लैक डेथ वाली? जब उनके सोल्जर्स मरने लगे थे ब्लैक डेथ प्लेग के कारण, सबसे पहले वो स्पेन में फैलना शुरू हुआ था, तब उसी टाइम पे एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई। और वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी किसने की थी? 20th सेंचुरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया पे जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस। व्हाट वाज द नेम ऑफ बैक्टीरिया ऑन विच फ्लेमिंग वाज वर्किंग गाइस? स्टेफाइलोकोकस। आराम से सुनो, आराम से। इस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जिस प्लेट पर फंगस की ग्रोथ हो रही थी उस प्लेट पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। समझे? लैग हो रहा है क्या? एक सेकेंड, ये तो चल रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी हो रहा है या ठीक है? ब्लर, मेरे पे तो ब्लर नहीं दिख रहा। चलो वापस से कहानी पे चलते हैं। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जिस पेट्री डिश पे बैक्टीरिया फंगस ग्रो कर रही थी उस पेट्री डिश में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे फंगस पेनिसिलियम नोटाटम एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था जिसका नाम है पेनिसिलिन। इस केमिकल के कारण द बैक्टीरिया वाज नॉट एबल टू ग्रो ऑन दैट डिश।
तो इन्होंने कहा कि शायद ये वही केमिकल है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकता है शरीर में, एंड दिस वाज अ एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं होती बेटा, ये आशीर्वाद होता है भगवान का। हमारे साथ एक्सीडेंट भी क्या होते हैं बताइए जरा। स्कैम होते हैं हम लोग के साथ। ऐसा कुछ कभी हुआ है हम लोग के साथ बताओ, बैठे बैठे? यस, हमारे साथ स्कैम होते बेटा, ये सब नहीं होता, नेवर। अब यहां पे क्या है, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। इस कॉन्सेप्ट को फुल पोटेंशियल किसने बताया? अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने। 1945 में इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक हुआ। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक क्या होता है? अ केमिकल विच वर्क्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, पैथोजेंस। कब हुई एक्सीडेंटल डिस्कवरी? लेट 20s में, 20th सेंचुरी में। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस पे। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जिस पेट्री डिश पे फंगस है उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटाटम, और एक क्या केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था? पेनिसिलिन। इसी केमिकल का फुल पोटेंशियल एज एंटीबायोटिक किसने एक्सप्लेन किया? अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने। और इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। And this antibiotic was intensively used for the soldiers who were fighting in World War II. And इस तरीके से इन्होंने बहुत बड़ी आपदा को होने से बचाया, क्योंकि ऑलरेडी 50 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू ब्लैक डेथ, ड्यू टू प्लेग। आज तक की सबसे बड़ा कोई हम कहें कि बीमारी फैली थी तो वो यही थी। ठीक है बच्चों? सो एंटीबायोटिक्स यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 कौन कौन सी बीमारियों के लिए? डिप्थीरिया, गलघोटू, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, पर्ट्यूसिस, काली खांसी, प्लेग, ये सबके मैं पॉजिटिव एजेंट आपको पिछले चैप्टर में लिखवा चुकी हूँ। हाँ, कोविड से भी ज्यादा था बेटा। कोविड के टाइम पे बेटा बहुत ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी थी, उस टाइम इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। नोबडी न्यू कि ऐसा भी हो सकता है। इंसान का घमंड चरम सीमा पे था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, स्मॉल पॉक्स से भी ज्यादा। यस। आइए बच्चों, अब आते हैं तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके मैक्सिमम पीवाईक्यूज बनेंगे बच्चों। यही वो टॉपिक है मैक्सिमम पीवाईक्यूज। इसको तो नोट्स में सुपर डुपर टूपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक क्वेश्चन कंफर्म है इस सेक्शन से। तो आते हैं, मैं लिख दूं? मैं लिख देती हूं। ये लो, ओके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना तुम सोच नहीं सकते उतना इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ। तो यहां पे हम पढ़ेंगे केमिकल्स जो हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो आपको पता भी नहीं है। एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो क्या होते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स? Molecules which are in living system and perform various function are called bioactive molecules. क्या होते हैं बच्चों बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जो एक तो लिविंग सिस्टम के अंदर होते हैं और जो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये है इसकी पूरी टेबल, देख लीजिए एक बार। तो इसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। इसमें एस्पेरिजिलस नाइगर, ये क्या एक तरह का फंगस है। नाइगर क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड प्रेजर्वेटिव की तरह यूज होता है, मेडिसिन, इंक और डाई में यूज होता है। कभी आंवले का मुरब्बा सुना है तुमने?
आंवले का मुरब्बा। तो इस टाइम पे बहुत आमलाज है मार्केट में, पता नहीं तुम लोग सब्जी मंडी जाते हो नहीं जाते हो, क्योंकि नीट एस्पिरेंट तो जिंदगी में कुछ नहीं करता, ठीक है। इस टाइम पे आंवला सस्ता भी मिलता है और बहुत मिलता है यार मार्केट में, भयंकर तरीके से मार्केट में मिलता है, और इस टाइम जरूर खाना चाहिए बिकॉज इम्यूनिटी हमें चाहिए, पॉल्यूशन बहुत है। तो होता क्या है, तो कैसे करते हैं इसे यूज, मैंने कल ही बना के रखा है पूरा। तो इसमें क्या करते हैं, आंवला लाते हैं मार्केट से, उन्हें धोते हैं, ठीक है। फिर बेटा उन्हें उबालते हैं, मैं थोड़ा सा उबाल देती हूँ, बिल्कुल कच्चा नहीं, जिससे वो फूल जाए हल्का सा उसे उबाल के फिर उसको 2-3 दिन इस प्रेजर्वेटिव में हम घोल के रखते हैं, चाशनी के घोल में उसे डिप करके रखते हैं, अंदर अंदर तक वो मीठापन चला जाता है। फिर उसके बाद जब हम उसे फाइनली में स्टोर करने वाली थी जैसे कल, तो सिट्रिक एसिड का एक पाउच आता है मार्केट में, अगर आप उसको डाल के इसको रखते हैं तो आपका आंवले का मुरब्बा पूरे साल तक सही रहता है, उसके अंदर फालतू की ग्रोथ नहीं होती और फालतू की कोई चीज नहीं लगती, फंगस वंगस, ठीक है। सो दैट इज योर सिट्रिक एसिड। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोग को आंवले का मुरब्बा जरूर खाना चाहिए, बाल झड़ने हो प्रॉब्लम वो सही है, प्लस यू कैन ईट एज अ कैंडीज ऑल्सो एवरी डे। मुरब्बा इज अ वेरी, आई थिंक, इरानियन डिश, इट्स अ वे दे प्रिजर्व फूड, ठीक है। हाँ, जैसे हम अचार बनाते हैं ऐसे मुरब्बा होता है, आंवले का मुरब्बा होता है, एप्पल का मुरब्बा होता है, यस बड़े सारे होते हैं। अब देखो, अब दूसरा है एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये एक तरह का बैक्टीरिया, इसके नाम में ही बैक्टर है, बैक्टर से बैक्टीरिया, एसिटाई से एसिटिक एसिड, तो ये काफी इजी है। एसिटिक एसिड इज योर विनेगर, विनेगर आपको पता है चाइना का खाना बनाना है, ठीक है, चाइना का खाना बनाना है, चाइनीज फूड, तो विनेगर के बिना नहीं बन सकता है। इवन सिरके वाली प्याज कोई खाता है घर में, सिरके वाली प्याज, तो सिरके वाली प्याज, प्याज लाओ, छीलो उसे, ठीक है, एक बोट में डाल दो, उसके अंदर खूब सारा पानी ले लो, थोड़ा सा विनेगर लेकर डाल दो, एक बीटरूट डाल दो कलर के लिए, बन गई तुम्हारी सिरके वाली प्याज, एंड इतनी टेस्टी होती है गाइस ये बहुत टेस्टी होती है, खाना चाहिए। तो थोड़ा सा सिरका खाना चाहिए क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बढ़िया एसिड होता है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, बट ज्यादा नहीं। सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ अनियन, जो ये ऐसे करते हैं ना, सारे रेस्टोरेंट में सिरके वाला प्याज मिलता है गोल गोल, ठीक है। हीरो हीरोइन तो मत बना करो मेरी क्लास में, रेस्टोरेंट में जाके ठूसती हैं दीदी मुस्कान तो मम्मा मजेदार प्याज है, घर आके छी, मत क्या करो ये सब मेरे सामने। सिरके वाली प्याज यार बहुत इजी है, 2 मिनट में आज बच्चा पार्टी बना सकती है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है, प्याज लानी है छोटी छोटी साइज वाली, उसको छील लेना है, काटना नहीं है, ठीक है। फिर छील के बोट में डाल दो, उसमें क्या करना है, इतना विनेगर लेना तो इतना पानी, मतलब ये अगर 1/10 रेशो में, ठीक है, 1/10 रेशो, कम विनेगर डालता, बहुत ज्यादा नहीं डाला, और एक आधा चुकंदर डाल देना, बीटरूट कलर के लिए, बढ़िया सिरके वाला प्याज बन के निकलेगा। हाँ मैम मैं एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ, एसीवी, कुछ फर्क पड़ा? हाँ मेरे को तो उल्टी आती है उसे पीते ही। क्लॉस्ट्रीडियम बोtulicum, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है जो ब्यूटायरिक एसिड बनाता है जिससे रैंसिड बटर बनता है। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में अमूल के नाम पे, अरे यार बटर डालेंगे, आपने देखा नहीं होगा दीदी इतना बटर, भाजी नहीं बना रहा, बटर भाजी बना रहा हूं, खोल दे पैकेट एक, वो रैंसिड बटर्स है बेटा, दीज आर आर्टिफिशियल बटर्स, दे लुक लाइक बटर्स बट दे आर वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी, ठीक है। देन यू हैव लैक्टोबैसिलस, अगेन अ बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बनाता है और इससे बनता है कर्ड, कर्ड कितना जरूरी है ये हम देख चुके हैं, ठीक है। कांजी तो मैं भी बनाती हूँ। अब आते हैं एंजाइम्स पे, दिस इज द थर्ड पार्ट, ऑर्गेनिक एसिड नहीं सेकंड पार्ट, ऑर्गेनिक एसिड हो गया। अब आते हैं एंजाइम्स पे, कौन कौन से एंजाइम्स कहां कहां यूज हो रहे हैं हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। देखो बेटा ये सब घर की चीजें हैं, और सर्दियों का टाइम मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ जितना न्यूट्रिशन अपने शरीर में भर सकते हो ना भर लो, क्योंकि गर्मियों में कुछ नहीं होता ये सब। गर्मियों में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसमें मीठा होता है, शिकंजी मीठा डालो, ग्लूकोज मीठा, ठीक है, शरबत मीठा, बट दिस इज अ टाइम, आप कांजी पी रहे हो उसमें कोई मीठा नहीं है,
इट इज अ 0 कैलोरी ड्रिंक बट इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, आप इस टाइम लस्सी पी सकते हो, बथुए का रायता, बथुए की लस्सी। ठीक है, कितने तरह के रायते बनते हैं, इतनी तरह की सब्जियां मार्केट में अवेलेबल होती है। सो प्लीज ये 4 महीने आपके ऐसे होने चाहिए पूरे 12 महीने में जब आप अपने शरीर में न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग कर रहे हैं, सो दैट यू कैन यूज इट फॉर द नेक्स्ट सीजन। ठीक है, इस टाइम पे बाल तेजी से लंबे होते हैं, न्यूट्रिशन। अगर आप इस टाइम पे भी नहीं खा रहे तो आपके बाल कभी लंबे नहीं होंगे। गर्मी में तो बाल लंबे होते ही नहीं है, सर्दियों में होते हैं। So Kanji is a fermented drink. I'll tell you about that also. Kanji बहुत ही अच्छी ड्रिंक है भाई, बहुत ही अच्छी ड्रिंक। अभी मेरा मेन फोकस लाइफ में है आंवला, अपने बालों को काला करना, कि मुझे कलर ना लगाना पड़े। सो आंवला कैसे यूज कर सकते हैं हम? बहुत तरीके हैं, खाओ बच्चों। आंवला को मुरब्बा बना सकते हैं, आंवला की कांजी बना सकते हैं, आंवला की कुट्टी बना सकते हैं जो आप डेली खा सकते हैं। आज अपनी मम्मा से कहना, कल नहीं पिछले हफ्ते बनाई थी मैंने, खत्म भी हो गई है। सो व्हाट आई डू विद आंवला, आंवला लाती हूँ, कच्चा उसे तोड़ देती हूँ, मतलब कि उसे बीज निकाल के तोड़ दो, और वो चॉपर नहीं आता ऐसे ऐसे वाला, आजकल आंटियों का हथियार, आंटियों का हथियार आता है आजकल मार्केट में। ठीक है, तो उससे चॉप कर देना सारा आंवला, छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा हो जाएगा। उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन चॉप करके, थोड़ा सा अदरक चॉप करके, इन सबको एक मसाला मिक्स आता है, अचार मसाला मिक्स, अचार वाला मसाला मिलता है मार्केट में बना बनाया, वो डाल के, ठीक है, थोड़ा सा तेल में भून के रख दो 2 दिन धूप में। क्या तुम्हारा आंवले का अचार बनकर निकलेगा, तो मुझे थैंक यू बोलोगे इस डिश के लिए। यू विल से मी थैंक यू, क्योंकि इससे देखो एंटी इंफ्लेमेटरी गार्लिक, एंटी इंफ्लेमेटरी जिंजर एंड विटामिन सी का भरमार आंवला खा रहे हो आप। डेली अपनी रोटी के साथ खाओ, डेली डेली खाओ। इट इज गोइंग टू बी सो टेस्टी। आपकी मम्मी खुश हो जाएगी कि मेरे बच्चों को आंवला खाना सिखा दिया मैम ने। भाई भर भर के खाओ, 20-20 रुपए के किलो आंवला आ रहे हैं इस टाइम पे, खाओ, अपने शरीर को अच्छा बनाओ। कभी लाइफ में कैंसर नहीं होगा इतना विटामिन सी लेने के बाद। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट विटामिन सी इज इट इज वाटर सॉल्युबल। ज्यादा भी ले लिया तो भाई सुसु से बाहर आ जाएगा, शरीर में थोड़ी रुक जाएगा। बाहर ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं, खत्म। स्मेल आती है बॉडी से, खत्म। सब विटामिन सी है इलाज हर चीज का। ठीक है, सो बनाना कोशिश करो, मेहनत करो, थोड़ा मम्मी के साथ लग लो। 10 मिनट जब भी क्लास ओवर होती है, कोई भी 10 मिनट ब्रेक है, जाके कर लिया करो। लड़कों तुमको भी खाना चाहिए, तुम लोग के बाल और भी जल्दी सफेद होते हैं लड़कियों से। ठीक है, ओके। सो एंजाइम्स बताती हूँ। एंजाइम्स में सबसे पहले लाइपेजेस। लाइपेजेस नाम से पता लग रहा है लिपिड डाइजेस्ट करने वाला। क्या करने वाला? लिपिड डाइजेस्ट करने वाला। तो यहाँ पे ये डिटर्जेंट्स में मिलता है, जैसे वो टाइड की ऐड आती है, टाइड, बट मुझे वैनिश अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक टाइड टू मच। वैनिश लिटरली कपड़ों को बहुत शानदार और चमकदार बना के रखता है। सो इनमें क्या होता है, इनमें एंजाइम्स होते हैं लाइपेजेस। ये लाइपेजेस क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे आम का दाग है, आम का जो पल्प है उसके अंदर फैट है, तो ये जाके उसको डाइजेस्ट करेगा, हल्का पड़ जाएगा, फिर ऐसे मशीन चलेगी बाहर, खत्म दाग। सो दिस इज हाउ दे वर्क। सो ये डिटर्जेंट्स में होते हैं। ठीक है, ये जो लाइपेजेस हैं जो यूज हो रहे हैं डिटर्जेंट्स के लिए, ये कौन बनाता है? कैंडिडा लिपोलिटिका। लिपो मीन्स लिपिड, इटिका मीन्स तोड़ना, lipid breakers. They are lipid breakers. This is fungus. Candida is a fungus. So this is Candida lipolytica. इसको फंगस को हम ग्रो करते हैं फर्मेंटर्स में, फिर इसका प्रोडक्ट निकलता है लाइपेजेस। उस लाइपेजेस को हम यूज करते हैं अपने डिटर्जेंट्स में, फिर उसको बेचा जाता है। ठीक है, अब आते हैं स्टैटिन्स। क्या होते हैं स्टैटिन्स? ना ना ना, statins are again enzymes which are produced by yeast यानी फंगस, मोनास्कस परप्यूरियस। कौन बनाता है statins बच्चों? मोनास्कस परप्यूरियस। ये जो statins होते हैं, ये होते हैं हमारे ब्लड
कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। क्या होते हैं ये? ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले। देखो औरतों के अंदर तो एक ताकत है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता। आप कहेंगे मैम क्या ताकत है, हमको बताओ। उनके पास है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा नहीं होने देता। बट क्या पुरुषों के पास एस्ट्रोजन है? नहीं, उनके पास है टेस्टोस्टेरोन। इसलिए हमेशा इनका हाई बीपी रहता है पुरुषों का, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है। नेचुरली इनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। इसलिए तो हर वक्त मम्मी कहते हैं अजी घी मत खाइए, काहे भटूरे खा रहे हैं, भटूरे तो बन ही गए थे शादी के बाद, अब अंदर से तो सही रहिए। ठीक है, दिन भर मम्मी यही बोलती रहती है, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी उनमें होती नहीं है, जिसके कारण कम होता नहीं है कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें वो दवाइयां लेते हैं जिससे वो अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। उन दवाइयों के अंदर होता है एंजाइम स्टैटिन। ठीक है, यस, ये देखिए। सो नेचुरली फीमेल्स के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन है? एस्ट्रोजन। ये भी एक नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन है, तो आपका आंसर होगा एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है ये देखिए। ये एक हमारा एंजाइम है शरीर के अंदर, उस एंजाइम का नाम है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। क्या नाम है बच्चों? HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। दिस इज अ एंजाइम इन आवर बॉडी। ये एंजाइम क्या करता है? मेलवोनेट इसका सबस्ट्रेट है, और अगर स्टैटिन यहां से जाके जुड़ता है तो दिस एक्ट एज अ इनहिबिटर। तो अगर स्टैटिन जुड़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, मेलवोनेट इस एंजाइम से जुड़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा। सो टेक्निकली यहां पे कौन सा इनहिबिशन का प्रिंसिपल लग रहा है, नॉन कॉम्पिटेटिव या कॉम्पिटेटिव? ये भी एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है। कौन सा यहां पे प्रिंसिपल यूज हो रहा है, कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव? यहां यूज हो रहा है कॉम्पिटेटिव, क्योंकि स्टैटिन इज फाइटिंग फॉर द एक्टिव साइट ऑफ मेलवोनेट। ठीक है, तो हो क्या रहा है शरीर के अंदर, सब सुनेंगे। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, जो किस यीस्ट से एक्सट्रैक्ट होता है? मोनास्कस परप्यूरियस। बॉडी में नेचुरल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन है? एस्ट्रोजन। मेलवोनेट और स्टैटिन की लड़ाई है एक्टिव साइट के लिए। ये एक्टिव साइट किस एंजाइम के? HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज एंजाइम की। यहां पे कौन सा चल रहा है? कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। क्या सभी बच्चों को समझ में आ चुका है बढ़िया से? किसी को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज। किस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस कराया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस। दिस एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर, यानी कि अगर शरीर के अंदर कहीं क्लॉट बना हुआ है तो उसे तोड़ देगा, जिससे कि ब्लड फ्लो ना रुक पाए। तो अगर किसी को हार्ट अटैक है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन देगा कि अगर ब्लड क्लॉट के कारण उसे हार्ट अटैक है तो तुरंत से ठीक हो जाए। So in the case of heart attack or in the case of myocardial infarction, the doctor injects streptokinase, which act as a which dissolves clot. गांठ नहीं, clot is not गांठ. No, गांठ is lump. ठीक है, यस मैम। स्ट्रेप्टोकाइनेज तो निमोनिया करता है ना। स्ट्रेप्टोकोकस की भी बहुत सारे स्पीशीज है, बहुत सारे स्ट्रेन्स है मेरे बच्चे। यहाँ पे मैंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नहीं लिखा है ना, ये एक स्ट्रेप्टोकोकस है। यहाँ पे एग्जैक्ट तो इन्होंने बताया ही नहीं है कौन सा स्पीशीज है। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम है पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जो रियल जूस है, आई एम सॉरी, जो अनरियल जूस है उसको जब हम पीते हैं तो ना ही कोई पल्प आता है, ना ही शरीर के अंदर कोई विटामिन आता है, ना ही शरीर के अंदर किसी तरह का मिनरल आता है तो सिर्फ रंगीला पानी, रंगीलो मीठो पानी। आखिर क्या कर दिया इन्होंने कि सब साफ हो गया? चलिए देखते हैं।
सो यहाँ पे जो एंजाइम है पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, ये एक फंगस प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है एस्पेरिजिलस नाइगर। ये वही वायरस है जो सिट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस करती थी। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ जूसेस, यानी कि जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑरेंज जूस तो उसके अंदर डाल देते हैं एंजाइम, वो सारा का सारा डाइजेस्ट कर देता है आपका पल्प प्रोटीन्स। उसके बाद जो आपको साफ सुथरा जूस मिलता है वही होता है फ्रूट जूस। ठीक है, सो ऑल द पल्प ऑफ जूसेस आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स टू गिव क्लियर लुक एंड फील। बताइए जरा, इससे बढ़िया तो बेटा आप लेना। अब देखो सिंपल सा एक मैथ्स बताती हूँ। अच्छे वाले अनार 250 रुपए किलो आते हैं। अगर मैं उन 250 किलो के 4 अनार को अच्छे से जूस भी निकाल लूं तब भी मेरा मैक्सिमम इतना जूस निकलेगा। ठीक है, और रियल का पैकेट, ओह सॉरी, अनरियल का पैकेट अनार जूस का 90 रुपए का आता है। कैसे, कौन सा मैथ्स है, कैसे? ठीक है बच्चों, तो ये चीज मैं आपको बता रही हूं। सतर्क रहें, सावधान रहें। ठीक है, फिर आते हैं अमाइलेजेस। नाम से पता लग रहा है दे डाइजेस्ट स्टार्च। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस एस्पेरिजिलस राइजोपस। ठीक है, यस, समझ में आ गई पूरी स्लाइड? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, साइक्लोस्पोरिन है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स में आपको लिखवा चुकी हूं। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये एक तरह का इम्यूनोसप्रेसेंट है जो ग्राफ्ट यानी ट्रांसप्लांट के बाद दिया जाता है, जिससे कि हमारा जो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, सो दिस इज गिवन आफ्टर ट्रांसप्लांट सर्जरीज। यहां तक सबको क्लियर? एवरीवन इन द चैट सेक्शन। एसटीपी तो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले ये सब ज्ञान पढ़ा दो तुम्हें। वैसे मैंने बहुत सुंदर डायग्राम बना रखे इसके। फोर्थ का है, फोर्थ भी नहीं, अभी पहले फिफ्थ पढ़ाएंगे। यस, क्योंकि इसमें बातें हैं। अब देखो बेटा, हमने माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स कर लिया, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कर लिया, बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। हमने माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कर लिया। अब जो तीसरा है हमारा, वो है हमारा माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। कैसे हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं एज बायो कंट्रोल एजेंट? दिस इज अ थर्ड यूज, फोर्थ यूज सॉरी। तो करे भाई, क्या कहते हैं जी स्क्वायर आर्मी, करे शुरू। चलो बेटा, तो यहाँ पे बायो कंट्रोल का मतलब क्या, पहले तो ये समझते हैं। बायो कंट्रोल का मतलब है ऑर्गेनिज्म विच कंट्रोल प्लांट डिजीजेस एंड प्लांट पेस्ट। यानी कि हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं प्लांट डिजीजेस को रोकने के लिए और प्लांट पेस्ट को रोकने के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने बायोटेक में करना है आपका कौन सा, क्राई प्रोटीन, बीटी क्रॉप्स। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? अभी क्या हो रहा है? अभी इंसेक्ट आते हैं फील्ड में, तुर खाना खाते हैं और चले जाते हैं। तो हम जैसे ही फार्मर देखते हैं कि यार ये तो बहुत सारे इंसेक्ट आ गए, वो इंसेक्टिसाइड छिड़क देता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे चांदी मोती, मेरे देश की धरती। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड। और अगर वो देखता है कि चूहे हो रहे हैं तो वो डाल देता है चूहे मारने वाली दवाई, पेस्टिसाइड। ठीक है, अब ये सारे केमिकल्स जा कहां रहे हैं? हमारे खाने के अंदर गाइस, हमारे खाने के अंदर जा रहे हैं सारे केमिकल्स। दे आर टॉक्सिक, दे आर हार्मफुल। ठीक है, ये क्रॉप्स के अंदर भी है, ये सॉइल के अंदर भी है, ये ग्राउंड वाटर के अंदर भी जा रहे हैं, फ्रूट्स के अंदर भी जा रहे हैं। सो टेक्निकली इस टाइम केमिकल फ्री कुछ भी नहीं है। और जब हम इन केमिकल्स को खाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, कभी तुमने सफेद स्ट्रॉबेरी देखी है क्या मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रॉबेरी के ऊपर इतनी धूल होती है आज के जमाने में कि उसकी डस्टिंग भी नहीं होती। यस, अगर आप दिल्ली के स्ट्रॉबेरी खा लोगे तो आपका विश्वास उठ जाएगा स्ट्रॉबेरी से भाई। आप कहोगे क्या स्ट्रॉबेरी है ये? ऐसी भी स्ट्रॉबेरी होती है, धूल भरी, मिट्टी भरी स्ट्रॉबेरी। वो धूल मिट्टी क्या है? केमिकल्स।
क्या है, केमिकल्स, जैसे चेरीज, जैसे स्ट्रॉबेरीज। तो जब इन केमिकल्स को आप खा लेते हैं तो आपकी बॉडी में ये केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं, जिसके कारण कैंसर, जिसके कारण गट की बीमारियां शुरू होती हैं। और इस पहले स्टेप को हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों इस स्टेप को? बायो मैग्निफिकेशन। So when there is an accumulation of chemicals like pesticides, like insecticides in our food and food chain, it's called biomagnification. क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। तो ये प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज अ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, कि फार्मर्स को पता ही नहीं है कितनी चीज किस मात्रा में डालनी है, वो डाल ही जा रहे हैं। एक चूहा आता है तो हर जगह डाल देते हैं, नहीं डालना इतना। तो अब सॉल्यूशन क्या है? फिर हम यूज करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स, यानी कि माइक्रोब्स को यूज करेंगे। इसमें ना केमिकल बढ़ेगा, टारगेटेड पेस्ट कंट्रोल है, चूहा मारना है तो चूहा वाला ही यूज करेंगे। इसमें लेस डिपेंडेंसी ऑन इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। तो बायो मैग्निफिकेशन को हम रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे? चलिए स्टार्ट करें बच्चों। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पे लिखी हुई है, एक एक लाइन। पूरा एनसीईआरटी को मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, सबसे पहला है लेडी बर्ड। अरे साइकिल की बात नहीं हो रही, लेडी बर्ड की बात हो रही है। इज अ नेचुरल प्रेडेटर ऑफ एफिड्स, ये पेस्ट होते हैं। तो हम अगर मान लीजिए हमारी फील्ड में एफिड्स ने बदतमीज फैला रखी है, तो हम इस बदतमीज को संभालने के लिए भेजेंगे लेडी बर्ड को। ठीक है बच्चों, लेडी बर्ड अपने आप निपट लेगी इनको खा के, काम खत्म। ठीक है भाई। ऐसे ही ड्रैगन फ्लाइज इज अ नेचुरल प्रेडेटर ऑफ मस्किटोज। मान लो कि बहुत मच्छर हैं, जाते हैं अपने सजना के साथ खेतों में बैठने, मच्छर परेशान कर देते हैं, तो मजनू भैया कहते हैं कि चलो कोई ना, ड्रैगन फ्लाई ले आएंगे कल। ड्रैगन फ्लाई जैसे ही छोड़ते हैं मच्छर को खा लेते हैं, अब महबूबा के साथ बैठ सकते हैं चने के खेत में। ठीक है, यस। तो लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाइज आर नेचुरल प्रेडेटर्स ऑफ एफिड्स एंड मस्किटोज। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं बैसिलस थ्रुंजेंसिस। ये हमारा एक तरह का बैक्टीरिया है। इसकी खासियत क्या है इस बैक्टीरिया की? ये ऐसा जहरीला प्रोटीन प्रोड्यूस करता है इनएक्टिव फॉर्म में कि अगर ये मस्कीटो के गट में चला जाए, इंसेक्ट के गट में चला जाए, तो उसे मार देता है। यही प्रोटीन यूज करके आजकल हम बना रहे हैं बीटी क्रॉप्स, जैसे बीटी पोटैटो, बीटी ब्रिंजल, बीटी सोयाबीन, ये सब। सो यहाँ पे क्राई प्रोटीन्स प्रोड्यूसेस क्राई प्रोटीन्स which act as toxin for many species of insect. Such modified crops are called BT crops. These toxins can be sprayed over the field. इसको अच्छे से डिटेल में मैम नेक्स्ट चैप्टर में बताएगी बेटा, यहाँ पे इतना ही बहुत है, इसमें पूरा फुल फ्लेजेड टॉपिक है मेरा। फिर आते हैं फोर्थ, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है। ठीक है, ये जो ट्राइकोडर्मा फंगस है ये इंश्योर करती है कि पेड़ को बीमारियां ना हो। सोचिए कितनी बढ़िया चीज है। विच फॉर्म्स एसोसिएशन विद रूट सिस्टम। तो ये फंगस रूट के साथ क्या बनाती है? माइकोराइजा। ठीक है, एंड दिस प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम मेनी प्लांट अटैक। तो यहां पे ये जो फंगस है ये इंश्योर करती है कि भाई प्लांट को ज्यादा बीमारी ना हो, क्योंकि अगर प्लांट बीमार है मेरे बच्चों तो फंगस भी ग्रो नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो लड़ती है, उसे प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी। ठीक है, फिर उसके आते हैं वायरस ग्रुप। कौन सा वायरस ग्रुप है? बैकुलोवायरसेस। ये जो बैकुलोवायरसेस है ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। तो वायरसेस प्रोटेक्ट कर रही है पेड़ को किससे? आपके इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड से। इन बैकुलोवायरस में भी एक जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रल वायरस NPV, which is very specific for plant insect pest. तो सबसे पहला ग्रुप कौन सा है वायरस का जो अच्छा है? बताइए।
यश माइकोराइजा। कौन सा है वायरस का ग्रुप? बैकुलोवायरस। इस बैकुलोवायरस में भी कौन सा स्पेसिफिक जीनस है? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रल वायरस। ये किसके अगेंस्ट काम करता है? इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट। फिर आते हैं बच्चों बायोपेस्टिसाइड्स। क्या होते हैं बायोपेस्टिसाइड्स? ऑर्गेनिज्म विच किल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मार देते हैं अनवांटेड चीजों को। हुआ, ठीक है, यस। जैसे वीड्स एंड इंसेक्ट्स। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जैसे बथुआ इज अ वीड, बट अच्छा है। सरसों के साथ उगने वाली और भी वीड्स होती है, पालक, ये सब, ठीक है। सो अनवांटेड प्लांट्स कंपीटिंग विद मेन क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स, इन्हें हम कहते हैं वीड्स। अब जैसे वीड को खाना है तो उसके आसपास मैं उपंशिया ग्रो कर दूंगी, तो ये मेरा बायोपेस्टिसाइड हो गया। ये वीड को खा जाएगा, मुझे केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। सॉरी, वीड का नाम है उपंशिया और बायोवीडिसाइड जो इसको खाएगा उसका नाम है कोकिनियल इंसेक्ट। गलत बता दिया। एक सेकेंड, मेरा गला, सर्दियों में मैं अपने गले के लिए क्या करूं, कल से पट्टी लगाऊंगी। तो वीड का नाम क्या है? उपंशिया, और इसके लिए यूज क्या करें? कोकिनियल इंसेक्ट जो इसे खा जाएगा। इंसेक्ट्स, ऑर्गेनिज्म किलिंग इंसेक्ट पेस्ट, बायो इंसेक्टिसाइड जैसे स्क्रू वर्म, इसको यूज कर सकते हैं जो बाकी इंसेक्ट को खा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर्स। हम नेचुरल वे में कैसे अपनी सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं मेरे बच्चों? कैसे फर्टाइल कर सकते हैं? देखो, ऐड तो हम कर ही सकते हैं फर्टिलाइजर्स, बट नेचुरली कैसे कर सकते हैं ये बताएंगे। मैम, यू हैवंट टोल्ड अबाउट कैटरपिलर बटरफ्लाई। अच्छा, हो सकता है, देख लेती हूँ। ये इसमें तो नहीं आएगा, होना तो नहीं चाहिए, बट बच्चे कह रहे हैं तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। ये मेरी बातों को इग्नोर कर सकते हैं, मैं इनकी बातों को इग्नोर नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अच्छी हूँ यार। अच्छा, an example of microbial bioagent that can be introduced to control butterfly, caterpillars or bacteria. वो आपका बैसिलस थ्रिंजेंसिस का ही पॉइंट है, यस, वो उसका ही है। तो बैसिलस थ्रिंजेंसिस ही कंट्रोल करता है बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को, ये पॉइंट था वो पूरा, ठीक है। हाँ, चलो, तो अब यहाँ आते बायो फर्टिलाइजर्स पे। क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स? क्या होते हैं बताओ जरा। हेलो भैया, ये घर पे डिलीवर कर दो, मंजू अग्रवाल होंगे, उनसे ले लेना पैसे। हाँ हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे। क्या है ना, हमारी प्यारी सासू माँ मम्मी जी जा रही हैं परसों थाईलैंड, तो उनके लिए मंगाए हैं सनस्क्रीन, प्रोटेक्शन, फेस प्रोटेक्शन के लिए, यस। तो घूमने जा रही हैं, तो आजकल तैयारी चल रही है। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ यहीं पे दिल्ली में, डोंट वरी, यस। तो जा रहे हैं, पिताजी और माताजी की एनिवर्सरी है, हम कहे बच्चों को काहे नहीं लेके जा रहे, कहे नो वी डोंट वांट, तो हम घर पे हैं, घर संभालेंगे। लड्डू बनाने हैं, चूरमा बनाना है पीछे से, बस कट जाएगी जिंदगी ऐसे। आ जाओ बेटा। है ना बच्चों, भाई पार्सल पे जी स्क्वायर का कोड लगाना है फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तुमने कभी ऐसे निकम्मे महाबेशरम बच्चे देखे जो टीचर को ही रोस्ट करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते? देखे तुमने? यस, मेरे चैट बॉक्स में मिलेंगे तुम्हें। बाकी क्लासेस में इनका मुंह नहीं खुलता, इनकी चोंच नहीं हिलती उस टाइम। देखा मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास में, चोंच नहीं चलती इनकी, और यहाँ इनकी चोंच बंद नहीं होती। कुछ भी बोलते हैं ये।
डर ही नहीं है जैसे मेरा। वही तो मैं कह रही हूं, चप्पड़ चप्पड़ जबान चलती है बिल्कुल। बदमाश कहीं के। चलो इधर, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है? तो यहां हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सॉइल न्यूट्रिशनली। सो बायो फर्टिलाइजर्स में ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे हम सिंथेटिक वाले ऐड नहीं करेंगे, नेचुरली इंक्रीज करेंगे। ठीक है भाई? यस। चलो, सो व्हाई डू वी नीड बायो फर्टिलाइजर्स? क्यों चाहिए बायो फर्टिलाइजर? पहला सवाल ये है। सिंथेटिक केमिकल्स जैसे होते हैं पोटेशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, सल्फेट, इन सबको डाल देते हैं सॉइल के अंदर। अब सॉइल में हो जाता है इम्बैलेंस, सॉइल हो जाती है एसिडिक। जैसे सॉइल एसिडिक होती है, प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होती जितनी चाहिए। तो साइड इफेक्ट्स क्या है? पुअर यील्ड, लैंड बिकम्स बैरन, सॉइल क्वालिटी डिक्रीजेस, जिससे आपका क्रॉप भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों। हम फॉस्फेट है या फॉस्फोरस? अरे फॉस्फोरस, ये देखो, अभी केमिस्ट्री क्लास लेके आते हैं ना मेरी क्लास से पहले, ये सब पकड़ते हैं। सर ट्रेंड्स पूछ लेना 2-3 तो जवाब नहीं आते इनके। मेरी क्लास में फॉस्फेट और फॉस्फोरस की लड़ाई है। अभी सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक पूछ रहे ना, नॉमेनक्लेचर, तो ये नहीं बता पाएंगे। यस, बट हमें बता देते हैं। अरे बायो वालों को इतना कमजोर मत समझो तुम, बता दूं, नालायक कहीं के। चलो अब सॉल्यूशन क्या है? बायो फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे। बता लूंगी मैम, सुबह ना। अभी एनडी सर को बताती हूँ, कल इसका टेस्ट लेंगे सर, रुको जरा। अभी कॉल कर लूँ मैं सर को। सर कैसे हो? सर देखो, एक ना मेरी बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। हमारी क्लास में बहुत प्यारी बच्ची है सुबिया, ठीक है? हाँ सर, उससे कल आपने ना 3-4 अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे केमिस्ट्री के, क्योंकि उसने कहा है कि मैम मैं सारे जवाब दे दूंगी। कल सर आपने पूछने हैं। डील सर, डील। हाँ, सो ये बच्चे बता देंगे सर, बहुत चुगलीखोर है। हाँ, ये सब चुगलीखोर है। सर कह रहे केमिस्ट्री की किताबें निकाल रहा हूं मैं, बताओ जरा। ये देखो तुम्हारे सर है। यस, बिल्कुल सर, पूछना। ठीक है सर, बस यही रिक्वेस्ट थी सर। ओके सर, बाय बाय। बाय बाय। चलो भाई देखो, मुझे कुछ नहीं पता, अब सुबिया संभाले, एनडी सर संभाले, ठीक है? चलो कल छुट्टी लेगी। कैसे पीछे पड़ गए सुबिया, देखो तो, तुम इन्हें दोस्त कहती थी, देखो कितने गंदे हैं। क्या ये सच में तुम्हारे दोस्त है? बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। हटा दो इनको अपनी लिस्ट से, हटा दो इनको अपनी लिस्ट से, बिल्कुल दोस्त के लाने लायक नहीं है। अरे हाँ, रियल में कॉल किया है। लो भाई, तुम्हें मजाक लग रहा है? ये देखो, देखो पूरी बात हुई है 56 सेकंड्स की। चलो अब आगे चलते बच्चों, सॉल्यूशन क्या है? अब प्रॉब्लम तो ये है कि अननेसेसरी केमिकल्स सॉइल में ठोके जा रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम हो रही है। अब कैसे सुधारे? तो हम यहाँ माइक्रोब्स का यूज करेंगे, जैसे बैक्टीरिया, फंजी, साइनोबैक्टीरिया, जिससे हम क्वालिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज कर सके। बट इसमें समय लगता है, ठीक है? क्या लगता है इसमें? समय। चलो अब आते हैं, तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया पे फोकस करेंगे। अरे मेरी क्लास में फोकस कर लो गधो। एक तो ऐसे चैप्टर जिसमें बच्चों को पता है कि कुछ नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते बायो की क्लास में, इतना पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो भाई करो फोकस। सुपारी दे दी।
देखो बैक्टीरिया पे आते हैं। बैक्टीरिया में हमारे पास 3 तरह के हैं, ठीक है। यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं बेटा? लेग्यूम्स। जैसे आपका पी हो गया, जैसे आपके दालें हो गई, ये सब लेग्यूम्स हैं। इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन रहता है। तो यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन ग्रो करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में? राइजोबियम, जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है बच्चों। ये साथ में ग्रो करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने आप मुफ्त में मिलता है। जब मुफ्त में आपको मिलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो सॉइल काफी एनरिच रहती है नाइट्रोजन से। ऐसे ही नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स भी है, जिसमें हम यूज करते हैं फ्रैंकिया। फ्रैंकिया किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, ठीक है। वहीं पे फ्री लिविंग भी होते हैं कुछ, जैसे एजोस्पिरिलियम, एजेटोबैक्टर। ये सब क्या है? ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं मेरे बच्चों। क्या कराते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल, ये कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स, इसलिए ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है इनमें। अब आते हैं फंगस पे। दूसरा क्या है? फंगस। फंगस में पॉपुलर रिलेशनशिप है एक माइकोराइजा। माइकोराइजा पढ़ा चुकी हूं मैं पहले भी। ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स लाइक पाइनस, ठीक है। और ये जो फ्यू स्पीशीज ऑफ ग्लोमस फंगस, कौन सी फंगस बनाती है माइकोराइजा? मोस्टली ग्लोमस। प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम माइकोराइजा पैथोजन ऑल्सो, ठीक है। तो माइकोराइजा पैथोजन से भी प्रोटेक्ट करता है, फंगस का एडिशनल एडवांटेज है। नेक्स्ट आते हैं साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें आता है हमारा नॉस्टॉक, एनाबेना एंड ऑसिलेटोरिया। ये आ चुका है नीट में पीवाईक्यू। ये मोस्टली कहां मिलते हैं? पैडी फील्ड्स, यानी चावल की खेती में। ये फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं सॉइल की, ठीक है। अल्कलिनिटी को थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारा कौन करता है? हमारा साइनोबैक्टीरिया। क्लास कब तक चलेगी? अभी 1 घंटा और चलेगी क्लास। मैं आज चैप्टर पूरा कंप्लीट करा के भेजूंगी। अभी कहां सीवेज ट्रीटमेंट रहता है, उसका 3D दिखाऊंगी अभी। फिर आता है एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये जापान में बहुत चलता है। ये क्या करते हैं? पैडी फील्ड्स में मछलियां डाल देते हैं। मछलियां क्या करती है? इंसेक्ट खा लेती हैं, और उनके पूप के अंदर नाइट्रोजन होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन बढ़ जाता है सॉइल का। सो इस तरह की फार्मिंग को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इकोलॉजिकली भी अच्छा रहता है, सोशली भी, और सस्टेनेबल अप्रोच भी है। तो ये जापान में बहुत देखा गया है, ठीक है। अभी दी एंड नहीं हुआ है, अब हम करेंगे 3D। चलो, I'm a gentleman। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, पढ़ा के भेजूंगी सब कुछ। नींद आ गई आज, जा तू सो जा। फिर नींद आ गई ना तुझे, सो जा। अब तो आज मत सो, तो सीधा 3 मई को सोई हो 2026, 2 से 5 बजे के बीच में। फिर आएगा मजा तुझे असली जीवन का, नालायक कहीं के। ऐसा श्राप मत दो। 5 7 9 4 7 3। ये इतना घटिया चैप्टर इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया मैंने तुम्हें, पता भी है तुम्हें कितनी जुबान यूज हुई है मेरी आज। 5 7 9 7 3। कहाँ है माइक्रोब्स? कोई बताएगा कि कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बायो के? 5 बचे हैं बस दीदी, नहीं दीदा, श्रेयांश, सिर्फ 5 ही बचे हैं, खत्म। 5 में भी 3 बहुत छोटे हैं, 2 भी ठीक ठाक ही है, ज्यादा बड़े नहीं है। मतलब इस हफ्ते वो भी हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, अगले हफ्ते 3 हो जाएंगे। उसके बाद इस बैच को मैं अलविदा कह दूंगी। अलविदा
टाइमलाइन पे कंप्लीट होने पर बच्चों ने कहा है कि मैम को गुरु दक्षिणा देंगे 500 रुपए। This experiential module covers sewage treatment plant and the microbes involved in treating sewage. Let's learn this process step by step. चलो Click on the highlighting primary treatment to learn about it. हाँ भाई चलो आ जाओ एक बार देख लेते हैं। मूवी टाइम गाइस, मूवी टाइम, मूवी टाइम। वैसे नहीं है। चलो भाई स्टार्ट करें। पहले तो पूरा प्लांट देख लो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज क्या होता है? जो आपके घर के टट्टी का पानी होता है, आपके ऑफिसों का पानी होता है, आपके स्कूलों का पानी होता है, इन सब पानियों को क्या कहते हैं हम? सीवेज वाटर कहते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट करने भेज रहे हैं। कैसे? चलिए आइए देखते हैं। Primary treatment is the first step in treating water, in which sewage water is passed through bar screens for removal of solid particles like cans, polythene bags, etc. अच्छा देखो इधर, तो यहाँ पे क्या बच्चों? Click जैसे on the highlighting next button to proceed further. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चे? दिस इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज। जब हमारे घर की नालियों का गंदा पानी गटर में जाता है, गटर देखिए यहाँ पे खुल रहे हैं, तो जब यहाँ पे खुलते हैं तो पहला ट्रीटमेंट होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी प से पारो, प से प्राइमरी, प से फिजिकल। ठीक है, तो फिजिकल ट्रीटमेंट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? जितने भी हमारे ऊपर के वेस्ट प्रोडक्ट्स है, रैपर्स हो गए, पत्थर हो गए, कुछ भी ऐसा सॉलिड चीज है तो उसको हटाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पानी है, पानी के अंदर सब तरह का वेस्ट आ रहा है और ये देखिए यहाँ पे ये इकट्ठा हो रहा है, देख पा रहे हैं सब? सो दिस इज अ फर्स्ट क्या हमारा? फिजिकल ट्रीटमेंट। क्या ये समझ में आया नहीं आया सबको? बहुत स्मेल आता है। आप देखिए जो पानी है, जो उस ऊपर का पानी जो हमने हटा दिया है सारा, सॉरी गंद हटा दिया, उसके बाद का पानी देखिए अब दूसरे टैंक में जा रहा है फिल्ट्रेशन के लिए। आवाज को पता नहीं क्या हो रहा है। Water is then transferred to the primary settling tank. Click on the highlighting region to see primary sludge. ये देखिए बच्चों, अब क्या हुआ? हमने ऊपर का जितना भी रैपर, कूड़ा, कटका था वो हमने हटा दिया। अब टेक्निकली काला पानी बचा है, उस काले पानी को हमने किसके अंदर भेजा है? प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। किसमें भेजा बच्चों? बेटा बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा, अच्छे से विजुअलाइज भी करो, बोलो भी, हाथों हाथ याद करा के भेज दूंगी। तो यहाँ पे ये जो पानी है ये किस में आ रहा है? प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। अब इसके अंदर प्राइमरी स्लज बनेगी। कैसे बनेगी देखते हैं। Grit, stones and other heavy impurities settle down as primary sludge and pass to the gravity sludge thickener. So जितनी भी मिट्टी थी, जितनी भी ग्रिट था, जितनी भी छोटी छोटी बाहरी चीजें थी, वो इस सेडिमेंटेशन टैंक में छोड़ी जाएगी और वो सब नीचे बैठ जाएंगी और ऊपर पानी आ जाएगा। ठीक है, A surface skimmer collects grease or scum floating on the surface of water. ये देखिए ऊपर जो झाग बनते हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर झाग बनते हैं, वॉशिंग मशीन में भी पानी डालते तो ऊपर झाग बनते हैं। ये देखिए झाग हटाने वाले को क्या कहते हैं? स्किमर। वहां से पानी गिर रहा है, नीचे भारी चीजें बैठ रही हैं और ऊपर जो झाग बन रहा है उसे भी लगातार हटाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्किमर। Click on the secondary treatment to proceed further. प्राइमरी ट्रीटमेंट क्लियर हुआ? एक बार वापस से बेटा डिस्कस कर ले व्हाट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो जितना भी घरों से, ऑफिस से, स्कूल से जाने वाला जो पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीवेज। द सीवेज वाटर गोज टू अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। वहां पे सबसे पहले क्या किया जाता है? फिजिकल ट्रीटमेंट और द प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम जितने भी रैपर्स है, जितने भी चीजें उन्हें हटाते हैं। उसके बाद उस पानी को भेजा जाता है एक प्राइमरी सेटलिंग टैंक में या सेडिमेंटेशन टैंक में। उसमें जितना भी ग्रिट, स्टोन, पेबल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर
आपकी प्राइमरी स्लज बनती है, प्राइमरी एफ्लुएंट। तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी है बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए। जो नीचे बैठा हुआ चीज है गाढ़ा गाढ़ा वो स्लज है, जो ऊपर जो पानी है वो प्राइमरी इफ्लुएंट है। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो नीचे बैठने वाला स्लज कहलाएगा, ऊपर जो पानी है उसे प्राइमरी इफ्लुएंट कहेंगे। उसके ऊपर जो स्कम्स और जो झाग बन रहे हैं उसको हटाने के लिए स्किमर चाहिए। अब हमें किसको फिल्टर करना है? प्राइमरी इफ्लुएंट को, ना कि प्राइमरी स्लज को। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। Water is now ready for secondary treatment, so it is first click on the highlighting next button to see what happens in the aeration tank. तो बच्चे इस स्टेप को वापस करते हैं एक बार। अब आप देखना यहाँ पे नोटिस करना प्राइमरी इफ्लुएंट लिखा होगा आगे। देखो देखो वहां पे, देखो 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 देखो, ये देखो ये देखो ये देखो। Secondary treatment, so it is first click on the highlighting next button to see what happens in the aeration tank. तो प्राइमरी एफ्लुएंट किस टैंक में जा रहा है? एरेशन टैंक में। प्राइमरी स्लज पीछे ही रह गई है, प्राइमरी इफ्लुएंट आया है एरेशन टैंक में। ये देखिए ये आपका एरेशन टैंक है, व्हाइट इज कॉल्ड एरेशन टैंक। देखिए इसके नीचे ऑक्सीजन बबल्स के देखिए क्या लगे हुए हैं, स्पार्जर टाइप लगे हुए। ये देखिए इसको एरेशन टैंक क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे देखिए इसमें से बबल्स दिए जाएंगे जिससे कि इट कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। नीचे की तरफ है देखिए। Inside the aeration tank, large aerators are fitted, which click on the highlighting next button to see the role of air in aeration tanks. ये देखिए अब आपको रोल ऑफ एयर पता होगा, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज योर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यानी कि यहाँ पे हम माइक्रोब्स को ग्रो करेंगे, वो माइक्रोब्स इस पानी का ऑर्गेनिक मैटर पे खाएंगे और इस पानी को फ्री ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कर देंगे। So secondary treatment is a biological treatment जिसके अंदर हम माइक्रोबियल ग्रोथ करेंगे। किस पे करेंगे? प्राइमरी इफ्लुएंट पे करेंगे। ये माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन और चाहिए खाना। खाना पानी के अंदर मिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जितना पॉल्यूटेड पानी होगा उतना ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतना माइक्रोब खाएगा, उतनी ग्रोथ होगी। Air allows the growth of bacteria and fungi which feed on organic matter, thus clearing the pollutants of water. Click on the highlighting back button to go outside the aeration tank. Yes. तो एक बार रिप्ले कर देती हूँ। Air allows the growth of bacteria and fungi which feed on organic matter, thus clearing the pollutants of water. आपने देखा बच्चों जो मैम ने बताया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, उनको दो चीजें चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो हम दे रहे हैं यूजिंग एरेटर्स। ठीक है बच्चों, जितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी माइक्रोब्स की, उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतना ज्यादा पॉल्यूटेड पानी होगा। तो ऐसे पानी का बीओडी ज्यादा होता है। बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ज्यादा एरेटर्स लगाने पड़ेंगे आपको। क्लिक ऑन द हाइलाइटिंग पाइप टू प्रोसीड फर्दर। यस, अब देखिए अब जो पानी है उसमें ऑर्गेनिक मैटर है या नहीं? नहीं है, क्योंकि सारा ऑर्गेनिक मैटर किसने खा लिया है? माइक्रोब्स ने। तो अब पीछे अब आगे जो पानी जाएगा उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी इफ्लुएंट। क्या बोलेंगे ऐसे पानी को? सेकेंडरी effluent. Aerated water is then passed to the settling tank. Click on the highlighting next button to see how impurities settle down. अब देखिए अब हमने माइक्रोबियल ट्रीटमेंट करा दिया, फिर से सेटलिंग टैंक में भेज रहे हैं। Impurities settle down at the bottom which forms sludge. This sludge is activated sludge. Click on the highlighting next button to proceed further. ऊपर सेकेंडरी इफ्लुएंट, नीचे एक्टिवेटेड स्लज। इस स्लज के अंदर क्या है? माइक्रोब्स। Clean water is then passed to the sedimentation tank. Click on the highlighting next button to proceed further. क्लीन वाटर मतलब सेकेंडरी इफ्लुएंट इज नाउ क्लीन वाटर, जिसे वापस सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा गया है। Remaining impurities also settle down at the bottom in the sedimentation
Click on the highlighting tertiary treatment to proceed further. अच्छा, Water from the sedimentation tank is transferred to the chlorination tank, which is the tertiary treatment of water. क्यों Here, करे क्लोरिनेशन? Click on the highlighting माइक्रोब्स को किल to see करने the के लिए. action of chlorine. अगर कोई माइक्रोब बच गया तो उसे भी किल करने के लिए वी डू क्लोरिनेशन टैंक. Chlorine acts as a disinfectant agent and destroys harmful bacteria. देखो यही बताया ना मैम ने. Click on the highlighting next button to proceed. After the tertiary treatment, the water is then allowed to flow into the nearby water. Click on the sludge treatment to proceed further. यस बच्चों, यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब स्लज ट्रीटमेंट, एक्टिवेटेड स्लज from primary treatment and activated sludge from secondary treatment. Click on the highlighting next button to transfer it to digester tank. तो जो पीछे स्लज बन रही है, कौन कौन सी स्लज बनी? दो तरह की स्लज बनी. प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद प्राइमरी स्लज, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद एक्टिवेटेड स्लज. इन दोनों स्लज को इकट्ठा किया है एक स्लज ट्रीटमेंट टैंक में. ठीक है. Sludge is digested anaerobically in the digester tank at 35 degrees Celsius, which releases methane gas. Click on the highlighting next button to see the complete sewage treatment plant. यस बच्चों, तो अगर आपने देखा यहाँ पे, तो ये सारा एक्टिवेटेड स्लज हम एक स्लज डाइजेस्टर में डाल रहे हैं जहां पे एनारोबिकली इसको डाइजेस्ट किया जा रहा है. जब हम एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं तो बनते हैं मीथेन गैस, विच इज अ बायोगैस. Biogas, which is used as a fuel. ये देखिए पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पूरा टॉपिक क्लियर है. मुझे लगता है इससे अच्छा आपने कभी नहीं समझा होगा. पूरा आपने विजुअलाइज कर लिया. बस यही है आपका टॉपिक. इससे ज्यादा एनसीईआरटी ने भी कुछ नहीं लिखा है. एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर्ड है. बस आपने इन द फॉर्म ऑफ मूवी देखा है. ठीक है. ओके, बायोगैस भी देखेंगे बेटा एक बार. बीओडी अभी समझाऊंगी बेटा, अभी वो मैं समझाऊंगी. बीओडी का कॉन्सेप्ट तो इन्होंने बताया नहीं, वो मैं समझाऊंगी बेटा आपको. अभी मेरे नोट्स आने बाकी है. जितना आप विजुअलाइज कर सकते हो वो कर लो आप बस. तो बेटा माय वर्क इज कि आप विजुअलाइज करके याद करो, नोट से याद करो, खुद से लिख के याद करो. एट द एंड ऑफ द डे ऑल माय स्टूडेंट शुड नो एवरीथिंग. Somebody might enjoy 3D, somebody might not enjoy 3D. बायोटेक का 3D तो और भी इंटरेस्टिंग है. Module covers the microbes used in the production of biogas. Let's study everything about a biogas plant with the best visualization. Click on the highlighting cow to see how cattle are important for generating biogas. Cellulosic material is present in cow's rumen as it is present in cattle's food. Methanogens, specifically methano. Click on the highlighting next button to proceed. ये पूरा क्यों नहीं बोल रही है? This experiential module covers the microbes used in the production of biogas. Let's study everything about a biogas plant with the best visualization. Click on the highlighting cow to see how cattle are important for generating biogas. सो 4 चेम्बर्ड स्टमक होता है जिसमें एक रूमेन होता है. रूमेन के अंदर घास होती है, घास के अंदर सेलुलोज होता है. Methanogens, specifically methanobacterium, present in the rumen, help in the break. Click on the highlighting next button to proceed further. तो बेटा, तो ये क्या करे? मिथानोजेंस लाइक मिथानोबैक्टीरियम, मिथाइलोकोकस. कौन कौन से जो एनसीईआरटी ने लिखे? मिथानोबैक्टीरियम, मिथाइलोकोकस. ये सारे बैक्टीरिया इस सेलुलोजिक मटेरियल पे काम करते हैं और इसको तोड़ देते हैं
और प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, ठीक है। As methanogens are present in the rumen of cattle, thus the excreta of cattle is also rich in these bacteria. Click on the highlighting next button to see the biogas plant. तो गोबर के अंदर भी मिथानोजेंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पेट के अंदर होता है और वो बैक्टीरिया कैटल डंग में भी बाहर निकल जाते हैं। There is an abundant amount of dung present in rural areas which is used for the generation of biogas, also known as gobar gas. A biogas plant consists of an inlet tank, a digester tank, and an outlet tank. Click on the highlighting bucket of dung to add it to the inlet tank. ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल एनसीईआरटी का आप देखेंगे डायग्राम बनाया हुआ है। एक इनलेट टैंक है, एक डाइजेस्टर है और एक आउटलेट टैंक है, ठीक है। और यहाँ आपको एक पाइप दिख रही होगी, ये वो पाइप है जो बायोगैस लेकर सारे गोबर गैस लेकर बायोगैस सब जगह पहुंचाएगी, ठीक है। ये हमारा गोबर है इस बकेट में। ये देखिए गोबर डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे कि बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ सके। Click on the highlighting next button to proceed further. अब इसके अंदर स्लरी बनेगी। The mixture is passed to the digester tank or concrete tank, which is 10 to 15 feet deep. Click on the highlighting. ये धरती के अंदर बनता है डाइजेस्टर टैंक, ऊपर नहीं बनता। Inside the digester tank. तो यहाँ पे गोबर और पानी मिक्स होकर स्लरी आ गई है डाइजेस्टर टैंक में। ये टैंक आपका धरती से नीचे 15 फीट नीचे, ऊपर नहीं बनाते बेटा, क्योंकि वार्मनेस, धरती की अपनी गर्मी है, जितनी धरती की अपनी गर्मी रहेगी यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है जिससे बैक्टीरिया बढ़ता रहेगा। अगर आपने टैंक को ऊपर बना दिया तो कभी धूप हो सकती है, कभी छाया हो सकती है, कभी बारिश आ सकती है, कभी ठंड आ सकती है, तो आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। इसलिए इसको धरती के अंदर बनाते हैं टू कीप अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। Under anaerobic conditions, methanogens act on the organic waste and produce gases, majorly methane and carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, मीथेन बन रही है, हाइड्रोजन बन रही है। Proceed further. A floating cover called gas holder is present on the top of the digester tank. हाइड्रोजन, CO2, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये देखो गैस जैसे जैसे बन रही है उसे इकट्ठा किया जा रहा है। Next button to see how gases are transported. ये देखो कैसे इकट्ठा किया जा रहा है इस गोबर गैस को। The biogas plant has an outlet pipe that transports the gases. Click on the highlighting next button to proceed further. ये देखिए अब ये घरों से अटैच्ड होगी, जैसे हमारी एलपीजी आती है आजकल, वही सेम सिस्टम है। हर घर में एक पाइप दिया जाएगा जिससे गोबर गैस आती जाएगी। ये देखिए चूल्हा जल गया। The biogas is a mixture of many gases. Check the composition of different gases in the right side panel. देखिए सबसे ज्यादा मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। From the digester tank, all the dead biomass or remaining fragments of input waste are passed to the outlet tank and referred to as sludge, which is used as Click on the highlighting next button to see the complete biogas plant. तो अब जो बचा हुआ मल था वो स्लज बना लेगा, सूखने के बाद वो बना लेता है मैन्योर यानी कि खाद, जिसे आप अपनी फील्ड में डाल सकते हैं बिकॉज इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। देखिए दिस इज अ होल बायोगैस प्लांट, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आई होप आप बच्चों को मजा आया हो। अब हम उस पे चलते हैं जो मैंने बनाया था। देखो यार डायग्राम, अब ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी। नाउ वी कैन एक्चुअली रिवाइज व्हाट वी हैव सीन, ठीक है। तो ये वाले जो अच्छे टॉपिक है वो 2 बार हो जाएंगे क्लास में इस तरीके से। तो सबसे पहले हम एसटीपी से शुरू करें, विच इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। The waste water coming from offices, houses, school, hospital, all makes up your sewage. जितना भी पानी बिल्डिंग्स वगैरह से जा रहा है, घरों से जा रहा है, सब सीवेज है। इसके 2 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है अभी बचे? 2 स्टेप्स।
मेन एनसीईआरटी ने 2 लिखे, बट मैंने आपको टर्शरी भी कराया। तो पहला स्टेप है फिजिकल, दूसरा स्टेप है बच्चों इसका बायोलॉजिकल या सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों, तो पहले चलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट पे, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट पे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ही फिजिकल ट्रीटमेंट है। इसके अंदर देखिए सीवेज पाइप है, कितना सुंदर डायग्राम बनाया है, एक बार मैम की तारीफ तो कर दो यार। सीवेज वाटर गिर रहा है, यहाँ पे हमने अलग अलग साइज की छन्नियां बनाई है कि सारा गंद, रैपर्स, टॉफी के छिलके, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब हम ऊपर ही रोक ले, जितनी भी थैली थूली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग कर देते सारी चीजों को। अब जो नीचे गया है वो गया सेडिमेंटेशन टैंक में। अब कहाँ पे गया है? सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में हम इसे काफी घंटों के लिए छोड़ देंगे। जब हम इसको छोड़ देंगे काफी घंटों के लिए, तो नीचे एक स्लज बन जाएगी जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज, और ऊपर ये आ जाएगा प्राइमरी इफ्लुएंट, यानी कि सड़ेला पानी। इस सड़ेले पानी को हम कहां भेजेंगे? अपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। पहला स्टेप क्लियर है एवरीबॉडी? बेटा दुर्गेश, बहुत देर बाद जबान खुली है तुम्हारी। अब हम इसे कहां भेजेंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। आ जाओ, अब यहां पे देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में हमारा मेन फोकस क्या है, इसके लिए हम यहां समझेंगे बीओडी को। तो बीओडी होता क्या है? बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी से हम नापते हैं कि पानी कितना गंदा है, कितना पॉल्यूटेड है। अगर मान लीजिए आपको किसी ने बताया कि बीओडी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब क्या है? कि पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। अगर पॉल्यूटेड पानी है तो क्यों पॉल्यूटेड है भाई? क्योंकि उसमें ज्यादा मल है, उसके अंदर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, इसलिए ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो उसके ऊपर ज्यादा माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, ज्यादा माइक्रोब्स ग्रो करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, तभी तो माइक्रोब ग्रो करेगा। तो बीओडी, हाई बीओडी का मतलब है हाई ऑक्सीजन डिमांड। क्यों हाई ऑक्सीजन डिमांड है? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा और ग्रोथ ज्यादा होगी। अब इसको कम करना है, इस बीओडी को कम करना है, तो बीओडी को कम कैसे करेंगे? माइक्रोबियल ग्रोथ से। ठीक है बच्चों, अगर मान लो कोई कहता है कि बीओडी कम है इस पानी का, तो इससे क्या पता लगता है? कि पानी साफ है, ऑर्गेनिक मैटर कम है, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी कम होगी, ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी। ठीक है, अब देखो इधर। So यहाँ पे हम what is our aim in secondary treatment? What is the aim in biological treatment? We want to reduce the BOD so that the water becomes fit to drink. तो इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम डालते हैं एरेशन टैंक में। ये हमारा एरेटर जो ऑक्सीजन देगा यूनिफॉर्मली। ठीक है बच्चों? बेटा साहिल ये तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे हमने माइक्रोब्स का थोड़ा सा इनोकुलम डाल दिया, थोड़े से माइक्रोब्स डाल दिए कि भाई ये ग्रो कर जाए। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है? धीरे धीरे माइक्रोब्स और फंगस ऊपर एक जाल बना लेते हैं, उस जाल को हम कहते हैं फ्लॉक। इसी फ्लॉक को कौन हटाता है? स्किमर। सो मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजी इज कॉल्ड एज फ्लॉक। ठीक है बच्चों, माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। क्या हो गया? अब पॉल्यूशन कम हो गया, पानी का बीओडी कम हो गया। अब जब ये हो जाता है तो एरेशन टैंक फ्लूइड, जो हमारा एरेशन टैंक का पानी था जो साफ हो चुका है, उसे हम सेडिमेंटेशन या सेटलिंग टैंक में भेजा था। वहां पे नीचे बैक्टीरिया फंगस बना लेगा आपका एक्टिवेटेड स्लज, और ऊपर वाले पानी को या तो हम रिवर में भेज सकते हैं आफ्टर टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद हम इसे पानी को रिवर्स में भेज सकते हैं। इसके अंदर हम क्लोरीनेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, क्लोरीन विल किल ऑल द माइक्रोब्स। ठीक है, टर्शरी ट्रीटमेंट, आरओ फिल्टर, यूवी लाइट, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये तो हमारे घर का है। ये जो एक्टिवेटेड स्लज है और जो प्राइमरी स्लज है उसको कहां भेज देंगे? स्लज एनारोबिक डाइजेस्टर में, जहां से बनेगी आपकी बायोगैस, जहां से बनेगा आपका मैन्योर, और कुछ अमाउंट इस स्लज का हम रख लेंगे नेक्स्ट राउंड ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है बच्चों? बेटा कॉस्टली तो सब कुछ है,
कुछ सस्ता नहीं है आज की दुनिया में। अब आते हैं बायोगैस प्रोडक्शन। ये हमारा इनलेट टैंक, ये हमारा डाइजेस्टर कंक्रीट टैंक, ये हमारा आउटलेट टैंक, और ये हमारा बायोगैस पाइप, बायोगैस। तो यहाँ पे हमने 3 देखे थे, सब धरती के नीचे हैं, उसका रीजन भी मैंने बताया। तो यहाँ पे डंग एंड वाटर डाला, दोनों मिलके यहाँ पे माइक्रोब्स की मदद से क्या बनाएंगे, बायोगैस। इसमें हाइड्रोजन भी होती है। ये बायोगैस घरों में जाएगी, जो पीछे स्लज बचेगा वो यूज होगा मैन्योर बनाने के लिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मीथेन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण इसमें एक पंजेंट स्मेल आती है, गंदी सी बास। आर की बैक्टीरिया होते हैं, मिथानोबैक्टीरिया, मिथाइलोकोकस, जिसके कारण ये बायोगैस बनती है। ठीक है, ये रूमिनेंट्स ऑफ काउ, बफलो, इन सब में मिलता है। अब फ्यूल, एक्टिवेटेड स्लज से अगर बन रहा है तो उसे बायोगैस कहते हैं, अगर गोबर से बन रही है सेम गैस तो उसे गोबर गैस कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी IRI दिल्ली पूसा में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने डेवलप की थी अलॉन्ग विथ KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसके बाद एक रिवर एक्शन प्लान भी आया था, गंगा एंड यमुना। यमुना का तो थैंक गॉड दिल्ली में शुरू हो चुकी है साफ सफाई, गंगा का आई डोंट नो। ठीक है, चलो चैप्टर फिनिश, खत्म। अब इसकी रीडिंग कर लोगे एक बार, एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेना, चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। खत्म है चैप्टर। छोड़ो इसको, तो ऐसे सेक मार दूंगा ये। ठीक है बच्चों, अब कल मिलते हैं बायोटेक के साथ। बाय बाय। बायोटेक में मुझे 4 लेक्चर्स, ये वाला वीक पूरा लगेगा अभी।